मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। बिल्कुल, माँ ने बिना किसी झिझक के कहा, और मैं देख सकती थी कि वह पहले से ही अरबपति की बेटी के लिए हमारी सुबह की दिनचर्या में बदलाव कर रही थीं। यहाँ तुम्हारा हमेशा स्वागत है। एम्मा मेडिसन को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने अभी अभी किसी गेंडा को शेक्सपियर का अभिनय करते देखा हो। क्या तुम सच में हर दिन यही खाना खाना चाहती हो, अपने आलीशान बंगले में खाने के बजाय? तुम्हारा परिवार सचमुच एक दूसरे से बात करता है, मेडिसन ने सरलता से कहा, और जिस सहजता से उसने यह बात कही उसमें कुछ हद तक दिल दहला देने वाला भाव था। मेरे घर में जब तक कोई काम पर नहीं चला जाता तब तक हर कोई अपने फ़ोन को घूरता रहता है। पैसा डिज़ाइनर रसोई घर तो खरीद सकता है, लेकिन बुनियादी मानवीय मेलजोल नहीं। टॉरस परिवार के रात्रिभोज शायद किसी मुर्दाघर जैसे होते होंगे, बस वहाँ बेहतर चांदी के बर्तन और आयातित शराब परोसी जाती होगी। नाश्ते के बाद मेडिसन ने अपनी चाबियां उठाईं, वे महंगी कार की चाबियां जिनकी कीमत शायद ज़्यादातर लोगों के गहनों से भी ज़्यादा होगी, और सारा और एम्मा को उस सहज उदारता से देखा जो अमीरों में किसी महाशक्ति की तरह होती है। क्या तुम दोनों स्कूल तक लिफ्ट लेना चाहोगी? मेरी बहनों की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं मानो मेडिसन ने उन्हें प्रलय के दृश्य को देखने के लिए अग्रिम पंक्ति की सीटें दे दी हों, या शायद जैसे किसी ने उनसे कहा हो कि वे जमीन पर मिला लॉटरी का विजयी टिकट अपने पास रख सकती हैं। मेडिसन ने अपनी उदारता से मेरी बहनों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। वे अपने जीवन में पहली बार लग्जरी परिवहन का अनुभव करने जा रही हैं, हमारी माँ की खस्ताहाल होंडा से रेंज रोवर में, जिसमें शायद हमारे पूरे घर से भी ज़्यादा तकनीक है। क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? सारा ने पूछा, और उसने अपना बैग ऐसे पकड़ लिया जैसे मेडिसन अपना मन बदल लेगी अगर वह धीरे चली तो। बिल्कुल, एम्मा ने कहा, फिर माँ की तरफ उस शर्मिंदगी भरे भाव से देखा जिससे लग रहा था कि वह अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना भूल गई थी। मतलब, बिल्कुल हाँ। हम सभी मेडिसन की रेंज रोवर में सवार हो गए। मैं यात्री सीट पर बैठा हुआ महसूस कर रहा था जैसे मैं किसी अंतरिक्ष यान में बैठ गया हूँ, और सारा और एम्मा पीछे बैठी हुई ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने अभी अभी आनुवंशिक लॉटरी जीती हो और उन्हें डर था कि कोई इस गलती को देख लेगा और इसे उनसे छीन लेगा। मेडिसन ने इंजन स्टार्ट किया और साउंड सिस्टम में संगीत बजने लगा जो वास्तव में संगीत जैसा लग रहा था, न कि मम्मी की कार के कर्कश रेडियो जैसा। मैंने रियरव्यू मिरर में अपनी बहनों के चेहरों को देखा क्योंकि वे पहली बार विलासिता का अनुभव कर रही थीं। ये कार तो कमाल की है, एम्मा ने कहा, और चमड़े की सीटों पर ऐसे हाथ फेरने लगी जैसे किसी यूनिकॉर्न को सहला रही हो, मानो वो कपड़ा ही जादुई हो। मेडिसन, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? रियल एस्टेट डेवलपमेंट, मेडिसन ने सहजता से कहा, जैसे दूसरे लोग कहते हैं, वह बैंक में काम करता है या वह हाई स्कूल में पढ़ाता है। अमेरिका की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी का मालिक है। मेडिसन के पिता के पास लगभग आधे शहर की संपत्ति है, लेकिन वह ऐसे बोलती है जैसे वो होम डिपो में कोई मामूली मैनेजर हो। अमीर लोग और उनकी बेहिसाब दौलत के साथ उनका बेपरवाह रवैया, वे लाखों रुपये ऐसे उड़ाते हैं जैसे आम लोग लंच की योजना बना रहे हों। सारा इंटीरियर के हर विवरण की बारीकी से जांच कर रही थी, मानो वह किसी भावी डकैती की योजना बना रही हो। उसकी उंगलियां डैशबोर्ड के नियंत्रणों और क्लाइमेट कंट्रोल बटनों पर फिर रही थीं। क्या सीटें गर्म होती हैं? और ठंडा भी हो गया है? मेडिसन ने मेरी बहनों की प्रतिक्रिया देखकर खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहा। क्या मैं इसे चालू कर दूं? प्लीज़, मेरी दोनों बहनों ने एक साथ कहा, और मुझे एहसास हुआ कि शायद ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसी चीज़ का अनुभव किया था जिसे बिना किसी व्यंग्य के विलासिता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। परिवहन को लेकर उनकी पूरी समझ ही पूरी तरह से बदल गई। शायद वे सोचते थे कि गर्म सीटें केवल अमीर लोगों पर बनी फिल्मों में ही होती हैं। जैसे ही हम स्कूल की ओर जा रहे थे, मेडिसन बार बार रियरव्यू मिरर में सारा और एम्मा को बातचीत में शामिल करने के लिए देख रही थी, उनसे उनकी कक्षाओं, उनके दोस्तों और उनके झगड़ों के बारे में पूछ रही थी जैसे कि उसे वास्तव में जवाबों की परवाह हो, जैसे कि वह केवल चुप्पी तोड़ने के लिए औपचारिक बातचीत नहीं कर रही हो। मेडिसन, एम्मा ने अचानक कहा, उसकी आवाज़ में गंभीरता आ गई, ठीक उसी तरह जैसे वह कुछ ऐसा कहने वाली थी जो या तो बेहद मीठा होगा या बेहद अनुचित। एम्मा के साथ तो हमेशा ही ऐसा होता था जैसे सिक्का उछालकर कहा जाए। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ, भले ही वह आपत्तिजनक हो? बेशक, मेडिसन ने दर्पण को समायोजित करते हुए कहा ताकि बेहतर ढंग से आंखों का संपर्क हो सके, और मैं देख सकती थी कि वह एम्मा द्वारा बोले जाने वाले किसी भी किशोर बम के लिए खुद को तैयार कर रही थी। एम्मा का चेहरा एकदम सुरक्षात्मक हो गया, वही ज़बरदस्त वफादारी जो मुझे ज़रा भी गलत नज़र से देखने पर अपने से दुगने बच्चों को भी पीट देने की धमकी देने पर मजबूर कर देती थी। पीटर सच में बहुत खास है, ठीक है? मतलब, वो मेरी नज़रों में सबसे अच्छा इंसान है, और अगर तुमने कभी उसे ज़रा भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी नरक बनाने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लूंगी, चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो। डॉट 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 एम्मा ने मेरी तरफ से एक अरबपति की बेटी को धमकी दी।
मेरी बहन में तो ज़्यादातर बड़े आदमियों से भी ज़्यादा हिम्मत है, और जाहिर तौर पर उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि छोटे छोटे देशों को खरीदने की क्षमता रखने वाले लोगों को धमकी देने का क्या नतीजा होता है। मेडिसन, क्या मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी चला सकती हूँ? मैंने एम्मा द्वारा मेडिसन को बर्बाद करने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताने से पहले ही तनाव को कम करते हुए पूछा। मेरी दोनों बहनें तुरंत भयभीत हो गईं, मानो मैंने अभी अभी किसी को जिंदा ग्रेनेड से करतब दिखाने का सुझाव दिया हो। पीटर, नहीं, सारा ने जल्दी से कहा, उसकी आवाज़ में वही घबराहट थी जो तब थी जब मैंने घोषणा की थी कि मैं जेसिका चेन को पहले साल के होमकमिंग कार्यक्रम में ले जाने वाला हूँ। इस कार की कीमत शायद हमारे घर से भी ज़्यादा है। बिल्कुल करता है। तुमने मुश्किल से ड्राइविंग टेस्ट पास किया था, एम्मा ने मदद करते हुए कहा, ये स्पष्ट रूप से भूलकर कि उसने अभी अभी मेडिसन की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया था। याद है जब तुमने उस मेलबॉक्स को टक्कर मारी थी? ... वही बहनें जिन्होंने अभी अभी मेडिसन को धमकी दी थी कि अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो वे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी, अब उन्हें यकीन है कि मैं उसकी रेंज रोवर को महंगे कबाड़ में बदल दूंगा। बहनों की सोच का बेहतरीन उदाहरण, वे मेरे लिए जंग छेड़ सकती हैं, लेकिन उन्हें मुझ पर साइकिल से ज़्यादा कीमती किसी भी चीज़ के लिए भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, मेडिसन ने कहा और बड़ी सहजता से गाड़ी रोक दी, मानो वह बचपन से ही लग्जरी गाड़ियां चला रही हो। पीटर अच्छा ड्राइवर है। मेडिसन, तुम समझ नहीं रही हो, एम्मा ने घबरा कर कहा, मानो मेडिसन को कोई बड़ी गलती करने से बचाने की कोशिश कर रही हो। एक बार पीटर की साइकिल की चेन फंस गई थी और उसे 3 घंटे तक समझ नहीं आया कि उसे कैसे ठीक करे। ये तो बिल्कुल अलग था, मैंने विरोध करते हुए कहा और मेडिसन के साथ सीट बदलने के लिए बाहर निकल गया। हालांकि सच कहूं तो एम्मा गलत नहीं थी, सिस्टम लागू होने से पहले पीटर यांत्रिक रूप से इतना अक्षम था कि वह हास्यास्पद लगता था। ये तो मशहूर आखिरी शब्द हैं, सारा ने बुदबुदाते हुए कहा, और पहले से ही प्रभाव के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अब समय आ गया है कि मैं अपनी इन गद्दार बहनों को दिखाऊं कि उन्नत ड्राइविंग क्षमताएं कैसी होती हैं। कार्टर परिवार, अपने होश उड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। सिस्टम ने मुझे सिर्फ अलौकिक मोहक शक्तियां ही नहीं दी, बल्कि उसने वो हर कौशल डाउनलोड कर दिया जिसकी मुझे प्रभावशाली बनने के लिए कभी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने सीट और शीशों को समायोजित किया और ड्राइविंग के बारे में मेरा बढ़ा हुआ ज्ञान मुझ में ऐसे प्रवाहित होने लगा जैसे मांसपेशियों की स्मृति हो जो मेरे पूरे जीवन भर सक्रिय होने का इंतजार कर रही थी। अचानक मुझे ठीक ठीक पता चल गया कि स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों को कैसे रखना है, पैडल पर कितना दबाव डालना है, और सड़क को एक पेशेवर ड्राइवर की तरह कैसे पढ़ना है जो संगीत की शीट पढ़ता है। जैसे ही मैंने कार को ड्राइव मोड में डाला, सब कुछ बदल गया। मेरे हाथ इतनी सटीकता से चलने लगे जितनी पहले कभी नहीं थी, मेरे पैरों को सही प्रेशर पॉइंट मिल गए, और अचानक मैं ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे मैं सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, न कि 3 महीने पहले जैसे किसी तरह ड्राइविंग टेस्ट पास किया हो। हम यातायात के बीच से सहजता से निकलते गए, मोड़ से लेते रहे जैसे हम रबर की पटरियों पर तैर रहे हों, और हाईवे पर इस सटीकता के साथ मिल गए जैसे कोई फॉर्मूला 1 ड्राइवर हो जो जन्म से ही जानता हो कि कार से अपनी मनचाही हरकत कैसे करानी है। पीछे की सीट पर सारा और एम्मा एकदम चुप हो गईं, ऐसी चुप्पी जिसका मतलब था कि उनके उस भाई के बारे में उनकी पूरी समझ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। हे भगवान पीटर, एम्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में सचमुच विस्मय था। तुमने इस तरह गाड़ी चलाना कब सीखा? भाषा का ध्यान रखो एम्मा, मैंने अनायास ही कह दिया, लेकिन मैं मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी आवाज़ में वह हैरानी सुनना मुझे अब तक मिली किसी भी तारीफ से बेहतर लगा था। ... मेरी बहनें अपने बिगड़े हुए भाई को लुइस हैमिल्टन में बदलते हुए देख रही थीं। सिस्टम अपग्रेड को अब आधिकारिक तौर पर छिपाना असंभव है। क्या मुझे अब इस बात के लिए बहाने बनाने पड़ेंगे कि मैं अचानक हर चीज़ में इतना अच्छा क्यों हो गया हूँ? सच में पीटर, सारा ने आगे झुकते हुए कहा, मानो वह मुझे करीब से देखना चाहती हो ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि मैं अभी भी वही व्यक्ति हूँ। तुम पापा से भी बेहतर गाड़ी चला रहे हो। जितने भी लोगों को मैंने आज तक देखा है उनसे बेहतर, एम्मा ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक तरह का गर्व था, मानो वह पहले से ही अपने दोस्तों के सामने अपने भाई के रहस्यमय ड्राइविंग कौशल के बारे में शेखी बघाड़ने की योजना बना रही हो। मेडिसन मेरे बगल में मुस्कुरा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बहन के सदमे को छिपाने की कोशिश करने से कहीं ज़्यादा उसका आनंद ले रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि वह खास है... अनोखा। काश उन्हें पता होता कि यह कितना अनोखा है। ये ड्राइविंग प्रदर्शन ऐसा है जैसे उन्हें कोई जादू का करतब दिखाया जा रहा हो, जबकि असल में पूरा सकसी छिपा हुआ है। देखते रहिए, जब उन्हें पता चलेगा कि सिस्टम ने मेरे दिमाग में और क्या क्या डाउनलोड कर दिया है। जब हम लिंकन हाई स्कूल की पार्किंग में पहुंचे तो प्रतिक्रिया तुरंत और तीव्र थी। छात्र बातचीत के बीच में ही चलना बंद कर दिए, हमारी ओर ऐसे घूरने लगे जैसे हम चिड़ियाघर से भागे हुए कोई अजीब जानवर हो, और कुछ ने तो सचमुच अपने फ़ोन निकालकर उस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया जो जाहिर तौर पर लिंकन हाई स्कूल ने पूरे साल में देखी सबसे चौंकाने वाली घटना थी... देवियों और सज्जनों, पीटर कार्टर इमारत में दाखिल हो चुके हैं। एक रेंज रोवर में, एकदम पेशेवर ड्राइवर की तरह।
मेडिसन टोरेस उनके साथ आगे की सीट पर बैठी हैं और उनकी बहनें पीछे ऐसे बैठी हैं जैसे ये जगह उन्हीं की हो। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। मेडिसन की रेंज रोवर में मेरी बहनों के साथ मेरी ड्राइविंग का संयोजन जाहिर तौर पर हाई स्कूल के सामाजिक नियमों के कई अलिखित नियमों को तोड़ रहा था। गरीब बच्चे अमीर बच्चों की कारों में ड्राइव नहीं करते थे। पढ़ाकू बच्चे किसी भी ऐसी चीज़ में दक्षता प्रदर्शित नहीं करते थे जिसमें समन्वय की आवश्यकता होती थी, और किसी की भी बहनें किसी अजनबी के आलीशान वाहनों में इतनी सहज नहीं दिखती थीं। मैंने इतनी सटीकता से गाड़ी पार्क की जैसे कि मैं इसे सालों से पेशेवर तौर पर कर रहा हूं, और इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ गाड़ी को उस जगह में घुसाया कि वहां जमा छोटी सी भीड़ सचमुच प्रभावित दिखी, मानो वे किसी तरह की प्रदर्शन कला देख रहे हों। इन्हें देखो, मेरी पार्किंग स्किल्स का ऐसे विश्लेषण कर रहे हैं जैसे मैंने अभी अभी कोई सर्जरी की हो। लगता है सीधी लाइन में गाड़ी चलाना तब प्रभावशाली हो जाता है जब आप लाखों की कीमत वाली गाड़ी चला रहे हों और सबको पता हो कि आप स्कूल साइकिल से जाते थे। इस तमाशे के लिए तैयार हो? मेडिसन ने पूछा, और मैं देख सकती थी कि वह भीड़ में हर चेहरे, हर फुसफुसाती बातचीत, हमारी ओर इशारा करते हर फोन को नोट कर रही थी। चलो उन्हें बात करने के लिए कुछ देते हैं, मैंने अपना दरवाजा खोलते हुए और सुबह की हवा में कदम रखते हुए कहा, जो अचानक संभावनाओं और खतरे से भरी हुई महसूस हो रही थी। अब भव्य प्रदर्शन का समय आ गया है। पीटर कार्टर का सामाजिक विकास, लाइव और रंगीन रूप में। उम्मीद है सब लोग पॉपकॉर्न लेकर आए होंगे क्योंकि अब तो खूब मनोरंजन होने वाला है, कम से कम अभी के लिए। जैसे ही हम कार से बाहर निकले, फुसफुसाहट तुरंत शुरू हो गई, जिससे किशोरों की गपशप की वह गूंज पैदा हो गई जिसका मतलब था कि किसी की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। हे भगवान, पीटर कार्टर मेडिसन टोरेस की कार चला रहा था। आज उसने जो कपड़े पहने हैं, उन्हें देखो, ये तो बिल्कुल भी वॉलमार्ट के सस्ते कपड़े नहीं हैं। पीटर कार्टर की बहनें अभी अभी रेंज रोवर से बाहर निकली हैं। पीटर कार्टर कब से इस तरह गाड़ी चला सकता है? जब से मुझे अलौकिक शक्तियां मिली हैं, तुम सब बिल्कुल ही तुच्छ लोग हो। लेकिन मेरे इस बदलाव को देखने के लिए धन्यवाद। अब जब सिस्टम ने मेरे पूरे अस्तित्व को ही बदल दिया है, तो देखना कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। सारा और एम्मा पिछली सीट से ऐसे बाहर निकली जैसे वे किसी मशहूर हस्ती के प्रीमियम में पहुंची हों, और उनमें एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था जो विलासितापूर्ण तरीके से पहुंचने और यह महसूस करने से आया था कि शायद उनका परिवार उतना दयनीय नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। यह अब तक की सबसे बेहतरीन सुबह है, एम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह इसी पल के लिए पैदा हुई हो और उसे चारों ओर इतना ध्यान मिल रहा हो। मेडिसन कार के चारों ओर घूमी और सहजता से मेरा हाथ पकड़ लिया, मानो हम ये काम दिनों के बजाय सालों से कर रहे हों, घूरती निगाहों और फुसफुसाहटों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। लेकिन मैं समझ सकती थी कि वह भविष्य के संदर्भ के लिए हर एक प्रतिक्रिया को नोट कर रही थी। अमीर लड़कियां सामाजिक शिष्टाचार को नज़रअंदाज नहीं करती, वे उन्हें हथियारों की तरह इकट्ठा करती हैं। मेडिसन टोरेस ने सबके सामने मेरा हाथ थाम लिया, जबकि आधे स्कूल के लोग देख रहे थे। शोहरत एक धधकती तलवार थी जिस पर तुम्हारा नाम खुदा हुआ था। ये बहुत तेज जलती थी, ये बहुत कुछ उजागर कर देती थी, लेकिन सच में आखिरकार अदृश्य होने के अलावा किसी और रूप में देखे जाने का एहसास बहुत अच्छा था। जैसे ही हम स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, मैंने जैक मॉरिसन को उसकी टेस्ला कार के पास देखा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बता दिया हो कि उसका ट्रस्ट फंड काल्पनिक है। उसके चेहरे पर भ्रम और क्रोध का वो भाव था जो दर्शाता था कि सामाजिक ऊंच नीच के बारे में उसकी सारी समझ धराशायी हो रही थी। पता नहीं क्यों, अब भी, ये जानते हुए भी कि मैं जल्द ही उसका सौतेला पिता बनने वाला हूँ, जैक की मौजूदगी मुझे सालों तक तंग करने की वजह से डराती रहती है। इससे उसके सौतेले बाप होने का एहसास और भी रोमांचक हो जाता है। तू उंगली से लिंग हिलाने वाला कमीना कौन है? इस पास ही मैं अपना फ़ोन लिए खड़ा था। शायद वह पहले से ही अपने 3 फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंसर के रूप में प्रसिद्धि पाने के अपने बेताब सपनों के लिए पीटर कार्टर की परिवर्तन गाथा के बारे में कंटेंट फिल्मा रहा था। तुम ठीक हो? मेडिसन ने धीरे से पूछा, ये देखते हुए कि मैं चेहरों को ऐसे स्कैन कर रही थी और प्रतिक्रियाओं को नोट कर रही थी जैसे मैं युद्ध की तैयारी कर रही थी और यह छिपाने की कोशिश कर रही थी कि जैक मुझे डराता है। हाँ, मैंने कहा, और सचमुच मेरा यही मतलब था, क्योंकि जीवन में पहली बार मुझे लोगों की नज़र में आने से डर नहीं लग रहा था। बस शो का आनंद ले रहा हूँ। एक हफ्ते पहले मैं स्कूल में सबकी हंसी का पात्र था, वो बच्चा जो टॉमी के साथ अकेले लंच करता था और बीमार होने का बहाना बनाता था ताकि पी क्लास से बच सकूं और सबके सामने शर्मिंदा न होऊं। अब मैं मेडिसन टोरेस का हाथ पकड़कर लिंकन हाई स्कूल में दाखिल हो रहा था, और उसकी रेंज रोवर, जिसे मैं चला रहा था, पार्किंग में खड़ी थी मानो मेरे सामाजिक विकास का प्रतीक हो। और वही बच्चे जो कभी मुझे अनदेखा करते थे, अब मेरी हर हरकत पर ऐसे नज़र रख रहे थे जैसे मैं उनके पसंदीदा शो का मुख्य किरदार हूँ। सारा और एम्मा अपने अपने मित्र समूहों की ओर अलग हो गईं। दोनों उस आत्मविश्वास के साथ चल रही थीं जो विलासिता में पहुंचने और एक ऐसे भाई के होने से आता है जो जाहिर तौर पर एक पेशेवर रेस कार चालक की तरह गाड़ी चला सकता है। लंच पर मिलते हैं, पीटर।
एम्मा ने पुकारा और हाथ हिलाते हुए ऐसे इशारा किया जैसे वह अपने भाई को अलविदा कहने के बजाय अपने चाहने वालों का अभिवादन कर रही हो। मेडिसन और मैं एक साथ लिंकन हाई के मुख्य द्वार से अंदर गए और मैं हर घूरती निगाह, हर फुसफुसाहट, हर हैरान करने वाले भाव का भार महसूस कर सकती थी जो हमारा पीछा कर रहा था, मानो हम किसी अदृश्य स्पॉटलाइट के पीछे चल रहे हों जो हमारे हर काम को एक नाटक में बदल देता था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबका ध्यान अपनी ओर खींच पाओगे? मेडिसन ने उस शरारती मुस्कान के साथ पूछा, जिसका मतलब था कि उसे पहले से ही जवाब पता था। सच तो ये था कि मैं अनजाने में ही पूरी जिंदगी इसी पल के लिए तैयारी कर रही थी, हर दिन जब मुझे नज़रअंदाज किया गया, उपेक्षित किया गया और ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मेरा कोई महत्व ही नहीं है। वह सब इसी पल की तैयारी थी जब मैं आखिरकार सुर्खियों में आऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि वे क्या खो रहे थे, मैं क्या छिपा रही थी, और जब मैं अदृश्य होने की कोशिश करना बंद कर दूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। हर अपमान इसी क्षण की ओर बढ़ रहा था, वह पल जब पीटर कार्टर अदृश्य होना बंद कर देगा। मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ था। स्कूल हमेशा की तरह किशोरों के ड्रामे और पढ़ाई की जद्दोजहद से भरा हुआ था, जो चमकीले चकाचौंध और बनावटी मुस्कानों में लिपटा हुआ था। मैं उसमें ऐसे आसानी से निकल गया जैसे फॉर्मूला एक कार गो कार्ट रेस में दौड़ रही हो। तेज बुद्धि का यही असर होता है। हर लेक्चर चौथी कक्षा की याद दिलाता था, और सच कहूं तो मेरे ज़्यादातर शिक्षक उन्हीं बच्चों के बड़े रूप थे जिन्हें वे पढ़ा रहे थे। थोड़ी बेहतर साफ सफाई, थोड़ा कम धैर्य, स्थायी नियुक्ति की कृपा बनी रहे, और निम्न मानकों की भी। खुद को याद दिलाने के लिए उन्हें कभी यह पता न चलने दें कि आपने पाठ्यक्रम को मानसिक रूप से फिर से लिख लिया है। मेरे लगभग पूरे दिन में बस एक ही परेशानी थी, लिया। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसने अभी अभी अपने एक्स क्रश को 5 आसान स्टेप्स में कैसे मारें नाम की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, और उसकी आंखों में दिख रही हत्या की उल्टी गिनती से लग रहा था कि वो चौथे स्टेप और नारंगी रंग के जंपसूट के बीच कहीं अटकी हुई थी। फिर भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। कड़वी भावनाएं और खराब आईलाइनर मेरी सबसे कम चिंताएं थीं। वह हर साझा कक्षा में मेरे सामने ऐसे बैठती थी मानो मैं उसकी आत्मा पर लगा एक ऐसा धब्बा हूं जिसे वह मिटा नहीं सकती। उसकी नज़रें कुछ इस तरह होती थीं मानो कह रही हों, माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, वरना तुम चीखते चिल्लाते मर जाओगे। प्यारा, अगर मैं अपराध बोध से मुक्त न होता और वास्तविकता के साथ 4D शतरंज खेलने में इतना व्यस्त न होता तो शायद मुझे परवाह होती। दोपहर का खाना नेटफ्लिक्स के किसी फालतू सीन की तरह शुरू हुआ। मेडिसन और मैं साथ बैठे। अब यह एक राज बन चुका था, अब कोई दिखावा नहीं। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कैफेटेरिया में मौजूद सभी लोग हैरान थे और मुझे अंदर ही अंदर बहुत मज़ा आ रहा था। उसने मुझे अपने छोटे से चैट ग्रुप से मिलवाया। एशले किम तिरछी नज़रों और कंटूर की महारानी, एम्मा रोड्रिगेज क्रॉप टॉप में बेकाबू ऊर्जा से भरी, और मिया सैंटोस जो, और मैं यहाँ बिल्कुल साफ साफ कह रही हूँ, दिखने में मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी थीं। मोटी, अनाड़ी, अगर गौर से देखें तो थोड़ी प्यारी भी, लेकिन बाकी दोनों के मुकाबले बिल्कुल बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसी। एशले और एम्मा इतनी हॉट थीं कि उन्हें दुबई का न्योता मिला। मिया उतनी हॉट नहीं थी। फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। मिया और टॉमी की तुरंत दोस्ती हो गई, बिल्कुल किसी कोडिंग प्रोजेक्ट के दौरान हुई मुलाकात की तरह, जैसे किसी सिटकॉम में होता है। अचानक मेरा सबसे प्यारा और खाने का दीवाना दोस्त फर्राटेदार जावास्क्रिप्ट बोलने लगा और ऐसे हंसने लगा जैसे उसे थोड़ी बड़ी हुडी में अपना जीवनसाथी मिल गया हो। फिर मिया ने अपना मुंह खोला और टॉमी स्नैक ग्रैमलिन से सिलिकॉन वैली इंटर्न में बदल गया। अरे बाप रे, तुम्हें पायथन आती है? वह हौंकते हुए बोला, उसका चेहरा लगभग लाल हो गया था। पता है ना, मिया ने अपने बाल झटकते हुए कहा। प्लीज़, मैं किशोरावस्था से पहले ही ऐप्स कोड कर रही थी, और बस नर्ड्स को आकर्षित करने वाला बन गया। वे दो सामाजिक रूप से असहज पहेली के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में उलझ गए। ये सिर्फ फ्लर्ट करना नहीं था, ये सीधा आकर्षण था। टॉमी को आखिरकार एक ऐसी लड़की मिल गई जो एल्गोरिदम में माहिर थी, और मिया को आखिरकार कोई ऐसा मिल गया जो बैकएंड आर्किटेक्चर का जिक्र करने पर ज़रा भी हिचकिचाता नहीं था। ये बेहद प्यारा था, लेकिन साथ ही थोड़ा डरावना भी। हाँ, मुझे अपने टॉमी के लिए खुशी हुई। नाश्ते में डोरिटोस खाने वाला वह लड़का, जैसे ही उसने पायथन स्क्रिप्ट की बात की, अचानक शर्माते हुए गूगल इंजीनियर में बदल गया। आकार अपने आप ही आकार ढूंढ लेता है। भगवान हम जैसे बुद्धिजीवियों पर कृपा करें। तो पीटर, एम्मा ने पूरे जोश और बेपरवाही से पूछा, मेडिसन ने हमें बताया कि वह तुम्हारे साथ डेटिंग करने का फैसला करने से पहले तुम्हारे उपकरण का परीक्षण करना चाहती है। फिर मेडिसन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री जोर से पढ़ ली हो और वह पानी पीते पीते उसका गला चोक हो गया हो। एम्मा, ये क्या बकवास है? क्या? एम्मा ने कंधे उचकाते हुए, होठों पर चमक लिए शैतान की तरह मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सचमुच कहा था कि तुम्हें उस शांत किताबी कीड़े के कारनामों के बारे में जानने की उत्सुकता है। एशले मुस्कुराते हुए बोली, सच कहूं तो हम सभी थोड़े उत्सुक थे। आपने उसे किसी प्रतिबंधित USB स्टिक की तरह पेश किया। टेबल पर सन्नाटा छा गया, एकदम सन्नाटा। मेडिसन ने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खुद को संभाला।
ठीक है, मुझे जिज्ञासा तो थी, उसने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए स्वीकार किया। लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाली थी, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन ये बुरा नहीं था, एम्मा ने कार्टून के किसी कामुक व्यक्ति की तरह अपनी भौहें हिलाते हुए कहा। एम्मा, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मेडिसन कराहते हुए बोली, हंसने की कोशिश कर रही थी लेकिन बुरी तरह नाकाम रही। अमीर लड़कियों का यही अंदाज होता है, किसी सीधे सादे लड़के की गाड़ी को ऐसे टेस्ट ड्राइव करना जैसे वो कोई पुरानी पोश कार हो, और फिर इंजन की आवाज़ सुनकर ऐसे दिखावा करना जैसे उसे भगवान मिल गए हों। वे मेरे इर्द गिर्द एक धर्म खड़ा करेंगे और उसे यौन वर्चस्व का नाम देंगे। हाँ, अब मैं वही हूँ, बस यूं ही अमीर और कामुक लड़कियों के एक पंथ का मसीहा बन रहा हूँ। मुझे अब चंदा लेना शुरू कर देना चाहिए। इससे पहले कि एम्मा माप सहित उत्पाद की पूरी समीक्षा मांग पाती, मैंने अपना रुख बदल दिया। दरअसल मुझे किसी काम में मदद चाहिए, मैंने आगे झुकते हुए कहा, ताकि वे भी मेरी ओर झुकें। मेडिसन, क्या तुम आज दोपहर को फ्री हो? मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए मदद चाहिए। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, किस तरह का प्रोजेक्ट? ऐसा तरीका जिसमें आप मेरी मदद करें और मैं आपकी ज़रूरत की किसी चीज़ में आपकी मदद करूं। उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे मैंने उसे एक ही वाक्य में सेफोरा में निजी खरीदारी का प्रस्ताव और बदला लेने की पेशकश कर दी हो। ठीक है, योजना क्या है? शुक्रवार की दोपहर मेडिसन और मैं श्रीमती रोड्रिगेज के घर ऐसे पहुंचे जैसे हम किसी लोकप्रिय किशोर ड्रामा के सीजन फिनाले की शूटिंग करने जा रहे हों। मेरी एपी बायोलॉजी की टीचर शुक्रवार को काम नहीं करती थी, यूनियन नियमों का भला हो, और यह बहुत अच्छा था। घर प्यारा था, 2 मंजिला, सादगी भरा अंदाज, सफ़ेद रंग की सजावट और कुछ सलीके से की गई बागवानी। ये किसी मध्यमवर्गीय सफलता की कहानी बयां करता था, न कि मेडिसन की संपत्ति की तरह किसी गुप्त करोड़पति की कहानी। लेकिन ये ठीक था, साफ सुथरा, सुव्यवस्थित, बिल्कुल श्रीमती रोड्रिगेज की तरह। मैंने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं मिला। अंदर संगीत बज रहा था, खास तौर पर कंट्री संगीत। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है, और कीमत बहुत अच्छी है। पीड़ितों के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। मेडिसन ने पलकें झपकाईं। रुको, क्या वो? मेडिसन ने अपना सिर झुकाया। क्या वो कंट्री संगीत सुनती है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे पता था कि वह अपने अंदर अंधेरा छिपा रही है। मैंने दोबारा घंटी बजाई, तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी, और फिर दरवाज़ा खुला, और वह वहीं थी, श्रीमती रोड्रिगेज, मेरी शिक्षिका। साक्षात पर विशेष जोर। वह हैरान रह गई। पीटर, मेडिसन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हे भगवान! स्कूल की नीरस दीवारों के बाहर उसे देखना ऐसा था जैसे अपने पसंदीदा गेम के किरदार को स्विमसूट में देखना। जाना पहचाना, लेकिन असहज रूप से बदला हुआ। नंगे पैर, बाल ऐसे बंधे हुए थे मानो नींद से जागने के बाद ऐसे ही बिखरे हों। बालों की लंटें चेहरे पर ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी शैम्पू के विज्ञापन में दिख रही हों। उन्होंने मेकअप नहीं किया था, न ही ब्रा, और अचानक मेरे मन में उनके लिए जो अकादमिक सम्मान था, वो सब गायब हो गया। उसने एक पतली, ग्रे रंग की टैंक टॉप पहनी हुई थी जो धोखे की तरह उसके शरीर से चिपकी हुई थी। मुलायम सूती कपड़ा जो कुछ भी नहीं छुपाता था। उसके निपल्स गोलियों जैसे उभरे हुए थे। उसके स्तन हर सांस के साथ हल्के से हिलते थे, मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों, और मुझे भी। यार, मेरी कल्पना भी मेरी टीचर के नकली रूप में इतनी सुडौल और आकर्षक महिला की कल्पना नहीं कर सकती थी। ब्रा नहीं पहनी थी, जरा भी प्रतिरोध नहीं था, बस हर सांस के साथ कोमल, परिपूर्ण गति थी, ऐसी धीमी गति जो जिंदगियां बर्बाद कर देती है। और वो शॉर्ट्स, इन्हें शॉर्ट्स कहना भी अतिशयोक्ति होगी। ये तो डेनिम के बैंडेज जैसे थे। पुराने जिम शॉर्ट्स इतने ऊपर से कटे हुए थे कि मुझे उसकी कमर का उभार और कूल्हे की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। हे भगवान! वह मूली और कपड़े ने मुझे उसकी त्वचा की एक झलक दिखाई, जिसके लिए ज़्यादातर लोगों को सदस्यता शुल्क देना पड़ता है। उसकी जांघें मुलायम और मोटी थीं, इतनी चिकनी कि उन्हें छूने के लायक बनने के लिए आप अपना भविष्य भी बदल देना चाहते थे। उसकी कमर पर एक छोटा सा तिल था, और जिस तरह उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर मुड़कर उसके निचले शरीर में मिलती थी। तुम शॉर्ट सर्किट हो जाओगे। खुद को संभालो, कार्टर। उसकी कमर का निचला हिस्सा उसके कूल्हों के उभार से जिस तरह मिलता था, वह मानो गति में कविता थी। कपड़ा इस तरह खींचा हुआ था मानो अनजाने में अंतरंगता का एहसास करा रहा हो। मानो मैं कोई वर्जित चीज़ देख रहा था और उसे खुद भी पता नहीं था कि वह मुझे अपने वश में कर रही है। वह वहाँ खड़ी थी, एकदम सहज, शांत। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह मेरे भीतर बची खुची पवित्रता को आग लगा रही थी। हे भगवान! मैं तो नरक में जा रहा हूँ। लेकिन अगर ये तो बस एक झलक है, तो शायद मैं मुस्कुराते हुए जाऊंगा। सिस्टम ने इस महिला को चिन्हित करके बिल्कुल सही किया। जैसे ही मेरी नज़र उसकी जांघों पर पड़ी, सिस्टम ने मानो चीख कर मुझे चेतावनी दी। मोटी, चिकनी, श्रीमती रोड्रिगेज मानो पाप के लिए ही गढ़ी गई थी। वो मोटी जांघें, वो पतली कमर, ऐसा शरीर जो मर्दों की शादियां डगमगा दे।
मैं पहले से ही कल्पना कर सकता था कि अत्यधिक उत्तेजना से उसकी जांघें कांप रही होंगी, मेरे चारों ओर जकड़ी होंगी जबकि मैं उसके आनंद के मानकों को तोड़ रहा था, कांप रही होंगी, मेरी कमर को जकड़ रही होंगी जबकि मैं उसे वह सब कुछ दे रहा था जिसका उसके पति ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी योनि मेरे दिव्य लिंग के चारों ओर कसकर लिपटी होगी, उस चीज़ के लिए गिड़गिड़ा रही होगी जो उसके पति ने स्पष्ट रूप से कभी नहीं दी थी। उसके शरीर का हर एक हिस्सा उपेक्षा की चीख रहा था, जिसे केवल मैं ही ठीक कर सकता था। टैंक टॉप में पाप, वह अनजाने में ही अपने भ्रष्टाचार के सफ़र की शुरुआत कर रही थी। यह महिला चलती फिरती मुसीबत थी, और मैं इस मुसीबत का कारण बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। मिस्टर कार्टर, धरती पर वापस आओ, उसने व्यंग्य भरी, आधी चंचल और आधी उपहासपूर्ण आवाज में कहा, मानो मेरी कल्पना को झटकते हुए सिमुलेशन में कोई गड़बड़ी हो गई हो और मुझे उस दिवास्वप्न से जगा दिया जिसे मैं इतनी जल्दी छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। पकड़े गए, मैंने पलकें झपकाईं और वह कल्पना धुएं की तरह छंट गई। मेडिसन मेरे बगल में मुस्कुरा रही थी, मानो वह मेरे दिमाग में चल रहे अश्लील दृश्यों को सामने से देख रही हो, और साफ तौर पर उसने देख लिया था कि मेरी आंखें कहाँ मजे से देख रही थीं। माफ़ कीजिए, श्रीमती रोड्रिगेज, मैंने अपनी सबसे प्यारी लेकिन थोड़ी दोषी सी मुस्कान के साथ कहा। हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। ज़रूर, अंदर आइए, उसने धीमी गति में सहजता से एक तरफ हटते हुए कहा। उसे इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि उसका हर कदम किसी पुरुष के दिमाग को उसकी पैंट में खींच ला रहा था। लेकिन सच तो यह है कि मैं हर मर्द जैसा नहीं था। मैं वह था जिसके सामने वह आखिरकार खुद को तोड़ने की भीख मांगेगी। लेकिन तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? स्कूल निर्देशिका, मेडिसन ने बिना रुके झूठ बोला। वरिष्ठ परियोजना के संपर्क, हे भगवान, वो कितनी तेज है, जान देने को तैयार, एकदम शांत स्वभाव की। ये लड़की वर्ल्ड सीरीज में भी सबको मात दे सकती है। अंदर मोमबत्तियों और एक जिम्मेदार वयस्क की महक थी। असली कला का नमूना, ऐसे कुशन जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। गर्मजोशी भरा, सजा हुआ, हमारे कमरे से बड़ा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ कोई समझदार इंसान रहता हो। उसका घर देखकर मुझे ऊंचे वर्ग की हकीकत का जोरदार झटका लगा। मेरे घर से 3 गुना बड़ा, बेहद स्टाइलिश और इतना साफ सुथरा कि देखकर लगता था कि उसके पास बहुत ज़्यादा खाली समय है। मुझे अपनी माँ के लिए इससे बेहतर घर का इंतज़ाम करना ही था। इस तरह का अंतर हमेशा नहीं चल सकता था। कृपया बैठ जाए, उसने कहा। क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ? पानी, नाश्ता? ये बहुत अच्छा होगा, मेडिसन ने हमेशा की तरह विनम्र अभिनेत्री की तरह कहा। जैसे ही श्रीमती रोड्रिगेज रसोई की ओर बढ़ी, मुझे ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो ताकि वह अपनी मांसपेशियों को दिखा सकें। वह दिखावा नहीं कर रही थी कि सब उसे देख रहे हैं। नहीं, न उसकी कमर में कोई अतिरिक्त झुकाव था, न ही कोई नाटकीय चाल। वह बस चल रही थी, स्वाभाविक रूप से, सहजता से, और यही जाल था, क्योंकि यही बात इसे घातक बनाती थी। उसकी कमर में एक मोहक, मदहोश कर देने वाला घुमाव था, जैसे गुरुत्वाकर्षण उस पर मोहित हो गया हो। हर कदम के साथ शॉट्स ऊपर उठते, जांघें इतनी छूती कि कोई भी आदमी अपना नाम भूल जाए। वह सिर्फ उपेक्षित होने का एहसास नहीं करा रही थी, वह चीख रही थी, आखिरकार मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैंने बाज की तरह उसका पीछा किया, मेरी निगाहें उसके कदमों की उछाल पर टिकी थीं, उसकी उस खूबसूरत कमर के उठने गिरने को मैं याद कर रहा था। वह चली नहीं, उसने मानो मैट्रिक्स को ही गड़बड़ कर दिया हो। वह ऐसे चल रही थी जैसे उसे पता ही न हो कि वह क्या जादू कर रही है, या उससे भी बुरा, जैसे उसे पता हो, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह न हो कि कौन इसके प्रभाव में आ रहा है। हर कदम अनजाने में पैदा हुआ प्रलोभन था, हर प्रयास एक मौन चुनौती। वह कुछ उठाने के लिए झुकी और उसके शॉर्ट्स ने उसकी पोल खोल दी। वे इतने ऊपर चढ़ गए कि मुझे अपने नैतिक मूल्यों और शायद अपनी आत्मा पर भी सवाल उठाने पड़े। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, यही बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। वह ऐसे चल रही थी जैसे उसे पता ही न हो कि वह कितनी खतरनाक है। उसे उस तरह देखना गैरकानूनी सा लगा, लेकिन साथ ही साथ जायज़ भी। जैसे प्रकृति ने उसे मेरे सामने छोड़ दिया और फुसफुसाया, पाप न करने की कोशिश करो। लेकिन मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता था। और वो गधा, हाँ, उस गधे पर तो चेतावनी का लेबल लगना ही चाहिए था। इसलिए नहीं कि वो खतरनाक था, बल्कि इसलिए कि वो पहले से ही दोषी था। वह पानी और बिस्कुट लेकर लौटी, उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने बिस्कुट की एक प्लेट और 2 पानी की बोतलें रखते हुए पूछा। श्रीमती रोड्रिगेज, मैंने नकली चिंता जताते हुए कहना शुरू किया, मानो मैं छात्र वर्ष का सर्वश्रेष्ठ छात्र बनने के लिए ऑडिशन दे रही हूँ। मेडिसन को एडवांस्ड बायोलॉजी में दिक्कत हो रही है। वह अगले सेमेस्टर में एपी में दाखिला लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात बन नहीं रही। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप उसे निजी तौर पर ट्यूशन दे सकेंगी बिना किसी को बताए। मेडिसन ने ऐसे बात शुरू की जैसे हमने पहले से तैयारी कर रखी हो। मेरे माता पिता कॉलेज में दाखिले को लेकर बहुत परेशान हैं।
उन्हें पूरा यकीन है कि अगर मेरे पास एपी बायो नहीं होगा तो येल यूनिवर्सिटी मुझसे संपर्क करना बंद कर देगी। अमीर बच्चे को इस बात का डर रहता है कि स्कूल में जाना है, यह नहीं बल्कि किस आईवी लीग स्कूल में जाना है। हम सोच रहे थे कि शायद आप उसे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं, बस निजी सत्र। उसका परिवार अच्छी खासी रकम देने को तैयार है। रोड्रिगेज ने उत्सुकता से आंखें सिकुड़ीं। कितना अच्छा, $2000 प्रति सप्ताह, मेडिसन ने भावहीन होकर कहा, मानो वह 2 घंटे की मदद के बदले किराए के पैसे नहीं दे रही हो। रोड्रिगेज लगभग शॉर्ट सर्किट हो गया था। उनकी नज़रें पल भर में एपी बायोलॉजी की शिक्षिका से उद्यमी इसाबेला 2.0 में बदल गईं। उसने डॉलर नहीं सुने, उसने आर्थिक स्वतंत्रता सुनी, और मैं उस भावना को उसी तरह समझती थी जैसे वह समझती थी। ये तो बेहद उदारता है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, शायद ये हिसाब लगाते हुए कि वह कितनी जल्दी स्कूल सिस्टम से गायब हो सकती है। फिर मेडिसन ने बात को और पुख्ता करते हुए कहा, हम सेशन मेरे घर पर करेंगे। इससे आपको कम परेशानी होगी। ये प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था, लेकिन अच्छा विचार था। हवेली में श्रीमती रोड्रिगेज। हाँ, ये ठीक हो सकता था, लेकिन अंतिम परिणाम किसी हवेली में नहीं होने वाला था। उत्कृष्ट स्तर की तात्कालिक प्रतिभा। अच्छा ट्विस्ट था। हमने इस डिटेल की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे ये पसंद आया। श्रीमती रोड्रिगेज ने सिर हिलाया। ये ठीक हो सकता है। रोड्रिगेज ने धीरे से सिर हिलाया। बात पक्की हो गई। हम कब शुरू करें? कल, मेडिसन ने पूछा। शनिवार शाम। जब वे रसद संबंधी योजनाएं बना रहे थे, मैं चुपचाप बैठा रहा और अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। कुछ मिनटों बाद मैंने पूछा, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल, गलियारे के उस पार, दाहिनी ओर दूसरा दरवाजा। उत्तम। मैं एक सभ्य छोटे बुजुर्ग की तरह गलियारे से गुजरा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया। 3 मिनट मेरी योजना बनाने के लिए काफ़ी थे। ये सिर्फ निगरानी नहीं थी, ये दबाव बनाने का तरीका था, बीमा था, नियंत्रण था। जब तक मैंने शौचालय फ्लश किया और एक अच्छे मेहमान की तरह नल चलाया, तब तक मुझे यकीन हो गया था कि श्रीमती रोड्रिगेज को कल मेरी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। लिविंग रूम में आकर बात पक्की हो गई। कल शाम 5 बजे मेडिसन के घर पर जीव विज्ञान की पहली क्लास होगी। ये बहुत बढ़िया होने वाला है, श्रीमती रोड्रिगेज ने कहा, और हमारे पीछे पीछे दरवाजे तक आईं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो उन्हें कोई सुनहरा मौका मिल गया हो। इस अवसर के लिए मुझे याद करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिसन ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मदद करने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही हम बाहर निकले, मेडिसन ने मेरा हाथ ऐसे खींचा जैसे उसे और इंतजार नहीं हो रहा हो। अच्छा, तुमने अंदर क्या किया? मैंने स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस बीज बोए हैं। कल, तब हम उन्हें पानी देंगे। उसने अपना सिर झुकाया। तुम्हें यकीन है कि वह ऐसा करने वाली है? मेडिसन। मैंने चाबी घुमाई, इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह औरत ऐसे घूम रही है जैसे उसका शरीर डोपामाइन को भूल गया हो। वह सूखे चुंबनों, सेक्स खिलौनों और निराशा के सहारे जी रही है। मेडिसन जोर से हंस पड़ी। तुम तो बिल्कुल ही बदतमीज हो, मैंने आगे कहा, ये तो गहरी समझ देने वाली बात है। कल इस समय तक वह सोच रही होगी कि आखिर 4 साल तक किसी ने उसकी तरफ देखा तक कैसे बीत गए। मेडिसन ने मेरी बाहों में अपनी बाहें भर लीं और ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने भविष्य देख लिया हो। फिर भी वीकेंड का अपना अलग ही मजा होता है। घमंड मत करो, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूँ। और कल, मैं ईश्वर का काम करने जा रहा हूँ। हम गाड़ी लेकर निकल पड़े। खिड़कियों से शहर की जगमगाती रोशनी दिखाई दे रही थी। कल खेल का दिन था। नकली जीव विज्ञान संकट। आसान, अपनी शिक्षिका को वफादार पत्नी से अपवित्र शिष्य में परिवर्तित करना। इसे अपना ईश्वरीय मिशन समझो। श्रीमती रोड्रिगेज को अभी तक ये पता नहीं था, लेकिन उन्हें ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। उन्हें ठंडे पानी से नहाने, एक नए पलंग की और शायद एक पश्चाताप कक्ष की जरूरत पड़ने वाली थी। और जब तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगी, तब तक उसे आखिरकार याद आ जाएगा कि जीवित महसूस करने का क्या मतलब होता है। जब स्वर्ग और वास्तविकता का अस्तित्व ही आपके साथ हो, जैसा कि अभी मेरे साथ है, तो सब कुछ सहजता से चलता है। सब कुछ एकदम सटीक बैठता है, मानो मैं ही मुख्य किरदार हूं और बाकी सब मेरी निजी दुनिया में पृष्ठभूमि का शोर हैं। आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया, और सच कहूं तो मैं इस तरह के भाग्य का हकदार हूं। 16 साल की उथल पुथल, सन्नाटा और दबाव। मेरी जिंदगी में बस कुछ ही चीजें स्थिर रहीं। मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरा दिमाग और टॉमी का भरोसेमंद साथी। हालांकि मुझे यकीन था कि अब मैं उस विशालकाय को शायद ही कभी देख पाऊंगी, क्योंकि मियाँ उसे भी कोडिंग के काम में घसीट लेगी, ये सोचकर कि यही उनका रोमांस करने का तरीका है। लेकिन खैर छोड़ो, जब से सिस्टम सक्रिय हुआ है और मैं एक तरह का यौन मसीहा सह वित्तीय मास्टरमाइंड बन गया हूं, तब से ब्रह्मांड मेरे लिए लाल कालीन बिछा रहा है। अब जिस तरह से चीजें हो रही हैं, समय इतना सटीक लग रहा है कि देखकर डर सा लगता है।
जब मैं घर पहुंचा और माँ को रसोई में उसी टूटे फूटे सिंक में बर्तन धोते देखा जिससे वो पिछले 3 सालों से जूझ रही थी, तो मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। वो थकी हुई लग रही थी, ऐसी थकान जो सिर्फ कड़ी मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि परिवार का बोझ उठाने, दोहरी शिफ्ट में काम करने और साथ ही कैश काउंटर पर सिक्के गिनने से आती है। माँ, मैंने थोड़ी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? वह भौहें सिकोड़कर पीछे मुड़ी और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैं अभी अभी युद्ध से लौटा हूँ। क्या हुआ प्यारे? कुछ भी गलत नहीं है। मैं बस आपको अपनी ट्रेडिंग योजना समझाना चाहता हूँ। उसने अपने हाथ उसी पुराने, किनारों से घिसे हुए, बार बार धोने से फीके पड़ चुके कपड़े से सुखाए और मेरे सामने उस हिलती डुलती मेज पर बैठ गई, जो मेरे 6 साल की उम्र से हमारे पास थी। पीटर, क्या तुम इस बारे में पक्का हो? ट्रेडिंग में बहुत जोखिम है बेटा। अगर तुम इतना पैसा खो दो जो हमारे पास है ही नहीं तो। जिस तरह से उसने ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो मेरे लिए किसी मुके की तरह लगा। ये औरत अपने काम पर खाना भी नहीं खाती थी, एक ही जोड़ी जूते तब तक पहनती रही जब तक उनके तले घिस नहीं गए, और फिर भी उसे इस बात की चिंता थी कि मैं वो पैसा बर्बाद कर रहा हूं जो हमारे पास खोने के लिए था ही नहीं। माँ, मैं महीनों से बाजार और क्रिप्टो करेंसी का अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे सब पता है, चिंता मत करो। मैंने अपनी आवाज़ को शांत और स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी अपनी घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। पर क्या अगर? मैंने बीच में धीरे से कहा, मुझे नुकसान नहीं होगा। फिर मैंने अपनी आवाज़ नरम करते हुए कहा, बस मुझ पर भरोसा कीजिए। मेरी विश्लेषणात्मक क्षमताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। मेरा मतलब है, अब मेरी विश्लेषणात्मक क्षमताएं वाकई बहुत मजबूत हो गई हैं। वह कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, सचमुच घूरती रही, मानो वह मुझे समझने की कोशिश कर रही हो, ये तय करने की कोशिश कर रही हो कि उसका बेटा आखिरकार पागल हो गया है या मैं बस एक नए इंसान में बदल गया हूँ। तुम आजकल अलग लग रहे हो, ज़्यादा आत्मविश्वासी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मैं अलग हूँ, और मैं इतना पैसा कमा कर लाऊंगा कि हम सब कुछ बदल सकें। मेरे मुंह से निकले शब्द भावनाओं से इतने भर गए थे कि मैंने सोचा भी नहीं था, और जब मैंने उसकी आंखों में आंसू भरते देखे जिन्हें वह पलकें झपकाकर पोंछने की कोशिश कर रही थी, तो मैं लगभग खुद पर काबू नहीं रख पाए। ठीक है जान, मुझे तुम पर भरोसा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। फिर उसने मेज के उस पार हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ दबाया। अस्पतालों और नर्सिंग होम में सालों तक दूसरों की गंदगी साफ करने से उसकी उंगलियां खुरदरी और सख्त हो गई थीं। उस दबाव ने, उसके स्पर्श में छिपे शांत प्रेम ने मुझे लगभग तोड़ दिया। उसने मुझे अपना सब कुछ दे दिया था, और अब आखिरकार मेरी बारी थी। शाम करीब 7 बजे मेडिसन ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और अपने साथ कुछ ऐसा लाई जिससे मुझे ये संदेह होने लगा कि कहीं मैं मतिभ्रम तो नहीं कर रही हूँ। सरप्राइज मी अमोर, वह मुस्कुराई मानो वह पूरी दुनिया की मालकिन हो। उसके पीछे 2 डिलीवरी बॉय एक विशालकाय बक्सा ढोकर ला रहे थे। मेडिसन, ये सब क्या है? मैंने पूछा। उस पल के माहौल से ही मेरी सांस फूलने लगी थी। तुम्हारा नया ट्रेडिंग सेटअप, उसने ऐसे कहा जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। लैपटॉप स्क्रीन पर बाजार क्रैश नहीं हो सकता जान। तुम्हें कई चार्ट, रियल टाइम फीड, ऑर्डर बुक चाहिए। एक टैब का इस्तेमाल करके ये करना मक्खन काटने वाले चाकू से दिमाग की सर्जरी करने जैसा है। मैं वहीं खड़ा रहा, उन लोगों को एक बहुत बड़ा मॉनिटर लाते हुए देखता रहा, घुमावदार, हाई रेजोल्यूशन, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप टेक शो के वीडियो में देखते हैं। हे भगवान मेडिसन, मैंने मन ही मन कहा, इसकी कीमत तो शायद हमारे आधे साल के राशन के खर्च से भी ज़्यादा होगी। बहस करने की कोशिश भी मत करो, उसने दृढ़ता से लेकिन फिर भी नरमी से कहा। तुम हमें अमीर बनाने वाले हो, है ना? इसे एक निवेश समझो। तभी सारा और एम्मा मेरे पीछे से अचानक प्रकट हुई, उनके जबड़े मानो नीचे गिर पड़े थे। क्या ये 55 इंच का घुमावदार मॉनिटर है? सारा अविश्वास से जम सी गई और पलकें झपकाईं। गेमिंग सेटअप कमाल का है, एम्मा ने ऐसे कहा जैसे वह कोई जादू देख रही हो। मेडिसन, इसकी कीमत कितनी थी? मेडिसन ने आंख मारी। ये मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच की बात है। मैंने अपनी बहनों की तरफ देखा और उनकी आंखों में कुछ बदलाव महसूस किया। वे बार बार उस डिब्बे को छू रही थीं, मानो उन्हें डर हो कि वह गायब हो जाएगा। पूरी जिंदगी हमने पुराने, घिसे पिटे गैजेट्स, मुश्किल से चलने वाले रिमोट से काम चलाया था, और अब यह विशाल, महंगा, भद्दा सा स्क्रीन हमारे घर में ऐसे आ गया था मानो यहीं का हो। और सबसे आश्चर्यजनक बात, ये सच में हुआ। 20 मिनट बाद मैं अपने नए सेटअप पर बैठा था और मेडिसन कुर्सी के पीछे से मुझे गले लगा रही थी, और सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने में बढ़ते दबाव से मेरा दिल फट जाएगा। ये पहली बार था जब मैं किसी लड़की को अपने कमरे में लाया था, अपने असली कमरे में, जिसमें सेकंड हैंड फर्नीचर और वॉलमार्ट के कपड़े थे, और मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए बेताब था। मतलब, उसे दिखाना चाहता था कि उसका बॉयफ्रेंड कैसा है। कोई मामूली सा हाई स्कूल का लड़का नहीं, बल्कि ऐसा लड़का जिसके पास बाजार की ऐसी समझ हो जो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों को भी हैरान कर दे। मेरे सामने लगा मॉनिटर बहुत बड़ा था, जिससे मेरे छोटे से कमरे में हर चीज़ पर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी।
और किसी तरह इससे कमरा अलग सा लगने लगा, ज़्यादा साफ, ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा पेशेवर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं घर के एक छोटे से कोने में नहीं, बल्कि किसी अरबों डॉलर के ट्रेडिंग स्टूडियो में बैठा हूँ। मैं अभी ट्रेडिंग शुरू करना चाहता था और जल्दी से कुछ बनाना चाहता था, क्योंकि मेरे पास इतना खाली समय ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला था। सक्रिय ट्रेडिंग में बहुत समय लगता है। कुछ लोग तो कुछ शेयर खरीद कर भी मुनाफा नहीं कमा पाते, कभी कभी तो हर शेयर पर ऐसे नज़र रखनी पड़ती है जैसे वो आपका बच्चा हो। और जल्द ही मेरे यौन मुक्ति अभियानों से मिलने वाला मुनाफा तेज़ी से बढ़ने वाला था, जो चार्ट्स को देखते रहने से मिलने वाले मुनाफे से कहीं ज़्यादा था। मैं कैजुअल सेक्स से भी कम से कम 200 एसपी कमा लेता हूँ, यानी कि $20,000। तो सेक्स ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ आनंद से होने वाली एसपी कमाई के अलावा एक अतिरिक्त जरिया होगा। यह मेरा मुख्य काम नहीं है। व्यस्त होने से पहले यही मेरा सुनहरा मौका था। साम्राज्य के अपने आप बढ़ने से पहले बचत करने का यही मेरा क्षण था। क्या तुम घबरा रही हो? मेडिसन ने पूछा। उसकी बाहें अभी भी मेरे कंधों पर कसकर लिपटी हुई थीं। मैं उसकी सांसों की हल्की सी गर्माहट अपने कान पर महसूस कर सकती थी। हाँ यार, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मैंने कांपते हाथों से माउस हिलाते हुए कहा। मेरे पास पहले कभी इतने पैसे नहीं थे। मतलब, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह, बेबी, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अपनी छाती को मेरी पीठ से और करीब कर लिया। तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। मुझे दिखाओ कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने कंपकंपी रोकने की कोशिश में अपनी उंगलियों के जोड़ों को चटकाया। ठीक है, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं। मैंने ऐसे सांस ली जैसे यह मेरी कंगाल जिंदगी की आखिरी सांस हो। सिस्टम, मेरा वर्तमान एसपी बैलेंस कितना है? डिंग, वर्तमान एसपी बैलेंस 3670 एसपी। मेडिसन इतनी जोर से हॉन्फने लगी कि मैं चौंक गया, उसका पूरा शरीर मेरे पीछे तन गया। वह तैरते हुए टेक्स्ट को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई यूएफओ हो। हे भगवान पीटर, क्या ये सच है? ये बस ऐसे ही तैर रहा है। हाँ, और ये देखो। मेरी आवाज़ उत्साह से कांप रही थी। सिस्टम, ये पॉइंट्स कहाँ से आए, इसका विश्लेषण करो। टूट फूट, मेडिसन के साथ पुस्तकालय में मुलाकात, 2500 एसपी, रेंज रोवर में सार्वजनिक सत्र, 490 एसपी, अतिरिक्त अंतरंग मुलाकातें, 580 एसपी, मूल 100 एसपी। कुल संचित 3670 एसपी। रुको, उसने धीरे से कहा, मेरी पीठ पीछे से पड़ते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब भी हम करते हैं तो तुम्हें अंक मिलते हैं। जब भी हम कुछ यौन क्रिया करते हैं, मैंने अजीब तरह से असुरक्षित महसूस करते हुए पुष्टि की। और $100 प्रति पॉइंट के हिसाब से ये तो $3,57,000, उसने विस्मय और आश्चर्य से भरी आवाज में कहा। पीटर, ये तो हम लोगों को 5 साल में मिलने वाली रकम से भी कहीं ज़्यादा है। यह आंकड़ा मेरे लिए किसी ट्रक की तरह झटका था। $3,67,000। उस रकम का बोझ मुझ पर किसी ट्रक की तरह आ गिरा। $367,000। मेरी माँ दिन रात मेहनत करके साल में $45,000 कमाती थी। ये तो लगभग 8 साल की उसकी कमाई थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने से मिले पैसों के रूप में मेरे पास पड़ी थी। और मैं इसमें से लगभग सारा पैसा निकालने ही वाला हूँ, मैंने कहा, अपने अंदर वही जानी पहचानी बेपरवाह ऊर्जा उमड़ती हुई महसूस करते हुए, लेकिन इस बार यह शुद्ध भय के साथ मिश्रित थी। तुम कितने पैसे लोगी? मेडिसन ने पूछा, और मैं उसकी आवाज़ में बढ़ती हुई उत्तेजना को सुन सकती थी। कितना? मैंने दोहराया। मेरा दिमाग तेज़ी से चल रहा था। मेरी खासियत यह है कि मैं न सिर्फ होशियार और हिसाब किताब रखने वाला हूँ, बल्कि हद से ज़्यादा लापरवाह भी हूँ। इस आदत की वजह से मुझे पहले भी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, लेकिन अभी, अपने बढ़े हुए ज्ञान के साथ, मैं जितना चाहूँ उतना लापरवाह हो सकता हूँ। लेकिन अब ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, यह मेरे परिवार के पूरे भविष्य के बारे में था। 670 अंकों को छोड़कर सब कुछ, मैंने दृढ़ निश्चय किया। मेरी आवाज़ मेरे हाथों की तुलना में अधिक स्थिर थी। या तो पूरी जान लगा दो या घर जाओ। हम घर पहुंच चुके हैं, जान। या तो जमकर मेहनत करो या हमेशा के लिए कंगाल रहो। मेडिसन हंसी, लेकिन मुझे उसकी हंसी के पीछे छिपी घबराहट महसूस हुई। करो, देखते हैं क्या होता है। सिस्टम, 3000 एसपी का आदान प्रदान करो। एक नया इंटरफेस सामने आया जिसमें 3 विकल्प थे, जिन्हें देखकर मेरा सिर चकरा गया और साथ ही मेरा पेट भी खराब हो गया। विनिमय विकल्प। विकल्प 1, स्थायी बैंक खाता लिंक करें, सभी हस्तांतरणों का पता नहीं लगाया जा सकता, सिस्टम से प्राप्त आय को छिपाने के लिए एकदम सही। विकल्प 2, अस्थायी मैन्युअल लेन देन, हर बार खाता दर्ज करें, ये भी पता लगाना असंभव है। विकल्प 3, सिस्टम द्वारा जारी असीमित कार्ड 400 एसपी, जोखिम रहित, डार्क लॉर्ड पहचान के लिए एकदम सही। हे भगवान, मैंने विकल्पों को पढ़ते हुए गहरी सांस ली। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पा रही थी। यह अविश्वसनीय है, ये सचमुच हो रहा है। इनका क्या मतलब है? मेडिसन ने तैरते हुए टेक्स्ट को ध्यान से देखते हुए पूछा, उसकी आवाज़ विस्मय से भरी हुई थी।
असल में ये पैसे पाने के अलग अलग तरीके हैं ताकि कोई पता न लगा सके कि पैसा कहाँ से आया है, मैंने हथेलियों से पसीना पोंछते हुए समझाया। पहला तरीका मेरे बैंक खाते से स्थायी रूप से जुड़ जाता है, दूसरे तरीके में मुझे हर बार अपना खाता दर्ज करना पड़ता है, और तीसरे तरीके में मुझे एक खास तरह का ट्रेस न किया जा सकने वाला कार्ड मिलता है। आपको कौन सा चुनना चाहिए? फिलहाल मैं तीसरे विकल्प के बारे में सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ स्थायी रूप से जुड़ा रहे और मैं कार्ड वाली बात के लिए तैयार हूँ। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। बहुत बढ़िया, मेडिसन ने सहमति जताते हुए सहारा देने के लिए मेरे कंधों को दबाया। सिस्टम, आइए विकल्प 3 का उपयोग करें। मैंने अपने बैंक खाते का नंबर यथासंभव स्पष्ट रूप से याद किया। मेरा पूरा शरीर प्रत्याशा से तनावग्रस्त था और पल भर में स्थानांतरण पूर्ण। 300,000 डॉलर जमा किए गए। अनलिमिटेड कार्ड के लिए 400 एसपी की कटौती। पुष्टि प्रकट हुई और एक पल के लिए समय थम गया। ये तो अविश्वसनीय है, मैंने संदेश को घूरते हुए फुसफुसाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। 3 लाख डॉलर जादू की तरह मेरे खाते में आ गए। मेरे फ़ोन में वाइब्रेशन हुई और मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे मुझे हाइपोथर्मिया हो गया हो। फिर भी मैंने अपना बैंकिंग ऐप खोला। खाता शेष $300, 47.83। मैंने स्क्रीन को घंटों तक घूरा, हालांकि शायद ये सिर्फ कुछ सेकंड ही थे। संख्याएं वास्तविक नहीं लग रही थीं। वे किसी गड़बड़ी जैसी लग रही थीं, जैसे किसी ने गलती से बहुत सारे शून्य जोड़ दिए हों। हे भगवान, मैंने कहा, मेरी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। मेडिसन मेरे पीछे चुपचाप खड़ी थी और जब मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में सचमुच आंसू थे। हे भगवान, उसने फुसफुसाते हुए कहा, फिर कांपते होंठों से मेरे गाल पर चुंबन किया। पीटर, तुमने कर दिखाया। तुमने सचमुच कर दिखाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है, मैंने कहा, और अचानक मैं भी रोने लगी। दुख के आंसू नहीं, अभिभूत अविश्वास से भरे, जीवन बदल देने वाले आंसू। मेडिसन, ये 3 लाख डॉलर हैं। ये असली पैसा है। मान लो, मेरे करोड़पति, उसने कहा और मुझे अब तक के सबसे जोरदार गले से लगा लिया। अब यही तुम्हारा जीवन है। मैंने अपना चेहरा उसके कंधे में छिपा लिया और राहत, भय और अभी अभी हुई घटना की असंभवता को महसूस किया। जीवन में पहली बार मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं, न कि उन पर बोझ बन सकूं। ठीक है, हम दोनों के रोना बंद करने के बाद मैंने कहा, अपनी आंखें पोंछते हुए और अपने हाथों को स्थिर करने की कोशिश करते हुए, अब 300,000 डॉलर को और भी बड़ी रकम में बदलने का समय है। ये कैसे काम करता है? मेडिसन ने मेरे पीछे फिर से बैठते हुए पूछा। उसकी उपस्थिति ने मुझे स्थिरता प्रदान की। क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैं बाजार के रुझानों का विश्लेषण करता हूँ, भविष्यवाणियाँ करता हूँ और मूल रूप से दांव लगाता हूँ। लेकिन आज रात मैं सिर्फ क्रिप्टो में ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं शुक्रवार की रात को कभी भी फॉरेक्स में पोजीशन नहीं खोलता। क्यों नहीं? विदेशी मुद्रा बाजार सप्ताहांत में बंद रहते हैं। अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है और शनिवार या रविवार को कोई बड़ी खबर आती है, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपका ट्रेड सोमवार सुबह बाजार खुलने तक वहीं पड़ा रहेगा और उसमें नुकसान होता रहेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप 2 दिन तक अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दें। ये बात समझ में आती है, मेडिसन ने कहा, मुझे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बीच इस तरह के एकाग्रचित तरीके से काम करते हुए देखकर, जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। और आप इसमें माहिर हैं। मैं इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाने वाला हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे लगभग हर चीज़ का ज्ञान और कौशल प्राप्त है? मैं अपनी जगहें तय कर रहा था कि तभी मेरे पीछे से मेडिसन के हंसने की आवाज़ तेज और अप्रत्याशित थी। बहुत ही हास्यास्पद है। मेडिसन किसी चीज़ को ऐसे पकड़े हुए थी मानो वह पवित्र हो। एक कार्ड, लेकिन कोई साधारण कार्ड नहीं। वह गुलाबी रंग का था, जैसे एकदम न्यूक्लियर पिंक, बाबी के सपनों जैसा गुलाबी। ऐसा गुलाबी जो किसी छोटे बच्चे की जन्मदिन पार्टी में ग्लिटर के धमाके की याद दिलाता हो। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम रही। पीटर, देखो सिस्टम ने तुम्हें क्या दिया है। मैंने उसे घूर कर देखा और गौर से घूर कर देखा। एक बार पलक झपकाए। नहीं, अभी भी एकदम गुलाबी था। तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं उसके और करीब गया, जैसे वो काट ले। वो चीज़ देखने में ऐसी लग रही है जैसे किसी 5 साल की बच्ची ने खिलौनों की दुकान में हंगामा मचा दिया हो और सिस्टम ने कहा हो, हाँ, यही माहौल है। मेडिसन ने शालीनता बनाए रखने की कोशिश करते हुए हल्की सी हंसी हंसी। लेकिन ये कारगर नहीं रहा। उसके कंधे पहले से ही कांप रहे थे। यह इतना भी बुरा नहीं है। ये तो अपमान है, मेडिसन। मैंने पलक भी नहीं झपकाए। गुलाबी रंग की सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पर मैं ध्यान देना पसंद करती हूँ, और वो मेरे बटुए में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वह चीख पड़ी, मेरे बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से सचमुच आंसू बह रहे थे और वह हौंफते हुए बोली, पीटर। क्या? मैंने एकदम गंभीरता से हाथ ऊपर उठाए। मैं बस इतना कह रही हूँ।
कुछ गुलाबी रंग ऐसे होते हैं जो आपको कमज़ोर बना देते हैं, और फिर ये है, इसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं भगवान से ही लड़ जाऊं। सिस्टम, क्या हम कृपया इस कार्ड का रंग बदल सकते हैं, इससे पहले कि मेरी मर्दांगी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चली जाए। 100 ईस्वी से लेकर $10,000 तक के लिए कार्ड कस्टमाइजेशन उपलब्ध है। रंग बदलने के लिए $10,000, मैंने अविश्वास से कांपती आवाज़ में कहा। सिस्टम, तुम तो पक्के धोखेबाज हो। ये तो मोबाइल गेम के माइक्रो ट्रांजैक्शन जैसी बकवास है। गुलाबी वाला ही रख लो, मेडिसन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। ये प्यारा है, और सच कहूं तो अभी जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी बात की शिकायत करनी चाहिए। वह सही थी, मैंने अचानक से $300,000 प्रकट कर दिए। एक गुलाबी कार्ड के बारे में शिकायत करना तो विकसित दुनिया की समस्याओं का सबसे सटीक उदाहरण है। वाह, मैंने बुदबुदाया, लगता है मैं आधिकारिक तौर पर प्रीटी प्रिंसेस ब्लैक कार्ड क्लब की संस्थापक बन गई हूँ। मुझे मार डालो। 2 घंटे बाद माँ ने हमें रात के खाने के लिए नीचे बुलाया। उनकी आवाज़ सीढ़ियों से ऊपर तक गूंज रही थी, जैसे 16 वर्षों से हर रात गूंजती थी। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। आज रात सब कुछ अलग था। मेडिसन और मैं रसोई में गए जहां सारा और एम्मा पहले से ही हमारी पुरानी मेज पर बैठी थीं, और मुझे उस बात का बोझ महसूस हुआ जो मैं उन्हें बताने वाली थी। मैंने सामान्य से अधिक आत्मविश्वास भरी आवाज़ में घोषणा की, मेडिसन रात के खाने के लिए रुक रही है। ज़रूर, माँ ने कहा और एक अतिरिक्त प्लेट रख दी, हमारी उन बेमेल प्लेटों में से एक जो हमने सालों से जमा की थीं। तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत है, प्यारी। धन्यवाद, श्रीमती कार्टर, मेडिसन ने विनम्रता से कहा, और मैं देख सकती थी कि वह हमारी रसोई को एक नए नज़रिए से देख रही थी। उखड़ा हुआ वॉलपेपर, ठीक से बंद न होने वाले कैबिनेट के दरवाजे, जगह जगह से घिसा हुआ लिनोलियम का फर्श। आपका घर हमेशा इतना आरामदायक लगता है। क्या यह उस हवेली से बिल्कुल अलग है जहाँ कोई एक दूसरे से बात नहीं करता? एम्मा ने किशोरों की उस निर्मम ईमानदारी के साथ पूछा। एम्मा, सारा ने दांतते हुए कहा, लेकिन वह हंसने की कोशिश नहीं कर रही थी। नहीं, वह सही कह रही है, मेडिसन ने धीमी आवाज़ में कहा। मेरा परिवार आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकता है। आप लोग सचमुच एक दूसरे की परवाह करते हैं। जब हम माँ के हाथ से बनी स्पगेटी खा रहे थे, एक ऐसा भोजन जो कम खर्च में भूखों का पेट भर देता था, तब मैं अपने फ़ोन को निकालकर अपने ट्रेड चेक करने से खुद को रोक नहीं पाया। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों ने एक बार फिर मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। पीटर, तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेचैनी देखकर माँ ने पूछा। बस कुछ चेक कर रहा था, मैंने कहा, और फिर जैसे ही मुनाफा रियल टाइम में अपडेट हुआ, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, भाषा, माँ ने अनायास ही कहा, लेकिन उनकी आवाज़ कोमल थी। माफ़ करना माँ, इसे देखो। मैंने कांपते हुए हाथों से मेज दिखाते हुए अपना फ़ोन घुमाया। मैं क्या देख रही हूँ? माँ ने स्क्रीन पर आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, उनके चश्मे उनकी नाक पर टिके हुए थे। ये उसके सौदे हैं, मेडिसन ने धीरे से समझाया। वह तुरंत पैसा कमा रहा है। कितने पैसे? सारा ने उत्सुकता से आगे झुकते हुए पूछा। मैंने अपनी आवाज़ को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। एथेरियम के शेयर $50,000 बढ़ गए हैं। BNB के शेयर $5,000 बढ़ गए हैं। मैंने एथेरियम में भारी निवेश किया क्योंकि अगले हफ्ते इसमें बड़े अपडेट आने वाले हैं। बाजार ने इन अपडेट्स को पहले ही ध्यान में रख लिया है। टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे फ्रिज की हल्की आवाज़, दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और अपने दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। $50,000, माँ ने धीरे से कहा, मानो वह जांच रही हो कि ये शब्द असली हैं या नहीं। एक ही दिन में, लगभग 3 घंटे, मैंने उसे सुधारते हुए कहा, और देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पीटर, एम्मा ने मेरे फ़ोन को ऐसे घूरते हुए कहा जैसे उसमें कोई अलौकिक तकनीक प्रदर्शित हो रही हो। ये तो माँ की 1 साल की कमाई से भी ज़्यादा है। उस बयान का बोझ मेज पर एक भारी कंबल की तरह छा गया। माँ दिन रात मेहनत करके $45,000 कमाती थी, और मैंने अपने बेडरूम में बैठकर 3 घंटे में उससे कहीं ज़्यादा कमा लिया था। रुको, माँ ने कहा, और मैं समझ गई कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें निवेश करने के लिए पैसे कहाँ से मिले? मेडिसन और मेरी नज़रें मिलीं। वो नज़रें जो तब मिलती हैं जब आप दोनों जानते हैं कि आपने जो झूठ गढ़ा है, उसका पर्दाफाश होने वाला है। मैंने कहा, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ एकदम सपाट और भावहीन थी, जैसे किसी ज्वालामुखी पर सस्ते दाम का तिरपाल डाल दिया हो। कोडिंग के काम, वेबसाइट बनाना और पैसे बचाना। तुमने कितने पैसे बचाए? सारा ने एक जासूस की तरह पूछा, जिसे 10 मिनट पहले कुछ गड़बड़ का आभास हुआ था और आखिरकार उसे वारंट मिल गया था। शुरुआत करने के लिए इतना काफ़ी है, मैंने बात टालते हुए कहा, और पानी की घूंटें ऐसे ली जैसे उससे सारा तनाव दूर हो जाएगा। पीटर, माँ ने कहा, और इस बार उनकी आवाज़ में नरमी नहीं थी। यह उनकी असली आवाज़ थी, वह आवाज़ जो वह तब निकालती हैं जब वह बहुत डरी हुई होती हैं। यहाँ हम कितने पैसों की बात कर रहे हैं? गहरी सांस लो, अब कोई और रास्ता नहीं है। मैंने $300,000 से शुरुआत की थी। बूम, उसके बाद जो सन्नाटा छाया,
वह असहज नहीं था, वह तो परमाणु विस्फोट जैसा था। मेडिसन ये सुनकर जम सी गई कि मैंने सही संख्या बताई। सारा का मुंह खुला रह गया। एम्मा की भौहें उसके बालों में गायब हो गईं। और माँ, $3 लाख, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानो हर शब्द की उसे कीमत चुकानी पड़ रही हो। हाँ, जैसे ही वह खड़ी हुई, उसकी कुर्सी चरमराते हुए पीछे की ओर खिसक गई, मानो वह भी इस अप्रत्याशित घटना को सहन न कर सके। पीटर कार्टर, तुम्हें $3 लाख कहाँ से मिले? वह कांप रही थी, हाथ, आवाज, आत्मा। गुस्से से नहीं, डर से, उस गहरे, पुराने डर से, उस तरह का डर जो उन लोगों को सताता है जिन्होंने पहले सब कुछ खो दिया हो और अब जाकर दोबारा अपने पैरों तले जमीन पर भरोसा करना शुरू किया हो। माँ, मैं कसम खाता हूँ, कोई भी किशोर वेबसाइट बनाकर इतना पैसा नहीं कमा सकता। वह कांपती हुई आवाज में चिल्लाए। क्या तुम ड्रग्स बेचते हो? क्या तुमने चोरी की है? क्या तुम किसी गिरोह में शामिल हो? मुझे सच बताओ। उद्धरण चिन्ह। श्रीमती कार्टर, मेडिसन ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए बम को निष्क्रिय करने की कोशिश की, मैं समझा सकता हूँ। मेडिसन, नहीं, इसमें दखल मत दो, माँ ने कहा। उनकी आंखें एक पल के लिए गुस्से से लाल हो गईं, फिर शांत हो गईं। लेकिन पीटर, प्लीज। उसकी आंखें अब कांच जैसी थीं। न गुस्सा, न निराशा, डर, वास्तविक, तीव्र, पेट में मुक्का मारने जैसा डर। माँ, मैंने खामोशी को तोड़ते हुए धीरे से कहा, यह गैरकानूनी नहीं है। मैं वादा करता हूँ, मैं महीनों से क्रिप्टो आधारित किसी चीज पर काम कर रहा था। आखिरकार इसका फल मिल गया। किस तरह का क्रिप्टो प्रोजेक्ट? उसने कांपते हाथों से पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से ही रुक रही थी। और यही तो सवाल है ना? किस तरह का प्रोजेक्ट एक 16 साल के कंगाल लड़के को रातों रात करोड़पति बना देता है? मैंने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया है, क्योंकि सच सामने आने पर खाने की मेज पर हंगामा मच जाएगा। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैंने हड़बड़ी में जवाब दिया, मानो मैंने इसे अपने दिमाग में 1000 बार दोहराया ही न हो। मैंने कुछ ट्रेडिंग एल्गोरिदम बनाए हैं, मैंने धड़कते दिल से कहा। ये अपने आप चलते हैं और मेरे सोते समय भी पैसा कमाते हैं। क्रिप्टो बाजार कभी बंद नहीं होते, इसलिए 24 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, हमेशा बाजार खुलते रहते हैं। एम्मा ने पलकें झपकाईं। क्या ये संभव है? मैंने झूठ को अक्षरशः सच मानते हुए कहा, बिल्कुल। इसे एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। अमीर लोगों को ये बहुत पसंद है। समझदार लोग बिना कुछ किए ही लाखों कमा लेते हैं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे घूरती रहीं। उनकी वही पैनी नज़र जो झूठ को चीर देती है, मानो उनमें कोई महाशक्ति हो। मेरा पेट मरोड़ उठा, अपराध बोध से नहीं, वो तो बीत चुका था, बल्कि इस बात के गहरे सस्पेंस से कि वो मेरी बात पर यकीन करेंगी या फिर सारी पोल खोल देंगी। और यह कानूनी है? उसने धीमी आवाज में पूछा, मानो उसे अपनी सांसों पर भी भरोसा न हो। मैं एकदम शांत भाव से, पूरे आकर्षण और मासूमियत के साथ थोड़ा झुकी। बिल्कुल कानूनी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सारे दस्तावेज दिखा सकती हूँ। टैक्स फाइलिंग, लेन देन, जो भी आपको चाहिए। वह अपनी सीट पर धंस गई, मानो गुरुत्वाकर्षण ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी। टेबल के ऊपर नीले रंग के होलोग्राम अभी भी हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। मुनाफा साफ साफ आंकड़ों में दिख रहा था। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, या कम से कम उसे तो यही लगता था। पीटर, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, ये पैसा मेरी जिंदगी बदल देगा। मैंने सिर हिलाया और आखिरकार अपने मुखौटे को थोड़ा सा हटाकर अपनी आवाज को लड़खड़ाने दिया। हाँ माँ, इसीलिए मुझे आपको बताना जरूरी था। तुम इसका क्या करोगे? आखिरकार मुझे वो मौका मिल ही गया जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। यही निर्णायक क्षण था, यही परिदृश्य बदलने वाला पल था। पहले इसे बढ़ाते रहो। हफ्ते के दिनों में ही कारोबार करो, सप्ताहांत में व्यापार करना जोखिम भरा है और मैं अपनी गति खोना नहीं चाहती। लेकिन उसके बाद मैंने मेज पर बैठे लोगों की ओर देखा। एम्मा किसी स्वप्नलोक में खोई हुई सी पलकें झपका रही थी। सारा इतनी हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी, और माँ बेहोश होने वाली लग रही थी। मैं हम सब के लिए एक असली घर खरीदूंगी। उसका चेहरा एकदम उतर गया। कोई नाटकीयता नहीं, बस एक सच्चा मानवीय पतन। वर्षों का संघर्ष, तनाव, अधूरे भोजन और देर रात की प्रार्थनाएं, सब कुछ उसके भीतर से भारी, शरीर को झकझोर देने वाली सिसकियों के रूप में फूट पड़ा। ये गालों पर बहने वाले कोमल आंसू नहीं थे, बल्कि हड्डियां कंपा देने वाले आंसू थे। पीटर, उसने किसी तरह कहा, ऐसा घर जहां नल से पानी न टपकता हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, जहां फ्रिज से ऐसी आवाज न आती हो जैसे वो दम घुटकर मर रहा हो। जहां किराए के लिए दिन रात मेहनत न करनी पड़े। जहां सारा और एम्मा को अपने अपने कमरे मिलें। उसने मेज के उस पार हाथ बढ़ाकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। बेटा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ मेरे हाथों से मिले, खुरदुरे, फटे हुए, वही हाथ जिन्होंने टुकड़ों टुकड़ों से हमारा जीवनयापन किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे थाम लिया जैसे मैं ही उसकी दुनिया में इकलौती स्थिर चीज़ हूँ। उसने मुझे ऐसे थाम लिया जैसे मैं ही कमरे में इकलौती स्थिर चीज़ हूँ। एम्मा और सारा भी अब रो रही थीं, चुपचाप, सदमे में।
मानो सपना आखिरकार दरवाजे पर दस्तक दे चुका हो और उन्हें समझ न आ रहा हो कि इसे कैसे खोलें। मैंने माँ से नज़रें मिलाते हुए कहा, आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। खाना नहीं खाया, 3 साल तक एक ही जूते पहने रहे। अब मेरी बारी है। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, बस और जोर से रोने लगी, और फिर, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। बहुत ज़्यादा गर्व है। माँ कभी गाली नहीं देती थी, और फिर भी हम यहीं थे। मैंने कहा, ये तो बस शुरुआत है। क्रिसमस तक हम फिर से सामान्य जीवन जीने लगेंगे। अब और जीने की जद्दोजहद नहीं, अब और दिखावा नहीं कि हम ठीक हैं। वह अध्याय खत्म हो चुका है। मेडिसन मेरे बगल में एकदम शांत बैठी देख रही थी, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह का प्यार, इस तरह का कच्चा, कुरूप, खूबसूरत अंत जिसमें आप अपने अंदर लंबे समय से दबे हुए हर बोझ को तोड़ देते हैं। यह उसके लिए बिल्कुल नया था। शायद पैसों से भी ज्यादा उसे इसी बात का झटका लगा होगा। माँ ने लाल आंखों से उसकी ओर देखा। उसके साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद। उस पर तब विश्वास करने के लिए धन्यवाद जब कोई और नहीं करता था। मेडिसन ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह दुनिया बदल देगा, मैं बस खुशकिस्मत हूं कि इसे होते हुए देख पा रही हूं। उसके बाद किसी ने भी अपने खाने को हाथ नहीं लगाया। हर कोई बार बार पैसे और संभावनाओं की ही बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आशा ने आकर निराशा को उसकी कुर्सी से उतार फेंका हो और खुद मेज पर बैठ गई हो। तो कल क्या होगा? एम्मा ने अपनी आंखें पोंछते हुए पूछा। कल? मैंने मेडिसन की तरफ देखा, और मेरी मुस्कान में शायद सब कुछ झलक रहा था। हम साम्राज्य की स्थापना शुरू करेंगे। उस बात का बोझ मुझ पर बहुत भारी पड़ा। मैंने उनसे एक नई जिंदगी का वादा किया था, एक भविष्य का। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। शो के लिए तैयार हो? मेडिसन ने फुसफुसाते हुए कहा, और मेज के नीचे उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गईं। हमेशा, मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा। जैसे ही हमने प्लेटें साफ की और खाना खत्म किया, मैंने देखा कि माँ मुझे एक ऐसी नज़र से देख रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सिर्फ प्यार नहीं, सिर्फ गर्व नहीं, आशा। और मैंने वहीं कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी जलाना या बनाना पड़े, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उम्मीद कभी न मरे। खाना खत्म होते ही मैंने देखा कि माँ फिर से मेरी तरफ देख रही थीं। इस बार उनकी नज़रें अलग थीं। सिर्फ प्यार या गर्व से नहीं, बल्कि कुछ और गहरी भावना से। आशा, ऐसा एहसास जो वास्तविक लगे, खतरनाक भी। और मैं उस खूबसूरती को कभी फीका नहीं पड़ने दूंगा। मैं इस दुनिया को मरने देने से पहले इसे जलाकर राख कर दूंगा। इस बार मेडिसन के बंगले तक का सफ़र अलग था। एक सभ्य अमीर लड़की की तरह सलीके से बैठने के बजाय, वह लगभग मेरे बगल में चिपकी हुई थी। उसकी बाहें मेरी दाहिनी बांह पर लिपटी हुई थीं और मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, मानो कोई पेशेवर ड्राइवर हो। जानते हो सबसे अजीब बात क्या है? मेडिसन ने कहा, उसका सिर मेरे कंधे पर टिका हुआ था, जबकि मैं शहर के उस अमीर इलाके से गुजर रहा था जहां हर घर किसी संग्रहालय जैसा दिखता था। क्या अजीब है? मैंने पूछा। मुझे उसकी गर्माहट महसूस हो रही थी और मैं सोच रही थी कि यह पूरा दिन कितना अवास्तविक रहा है। बस यही, उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा। हम बस तुम्हारी अलौकिक यौन शक्ति या मेरे परिवार के पैसों के ड्रामे के बजाय आम बातों पर चर्चा कर रहे हैं। उसकी बात में दम था। पिछले 20 मिनट से हम किसी मिशन, गुप्त शक्तियों या राजनीतिक उलझनों से नहीं जूझ रहे थे। बस हम दोनों। पिज्जा पर अनानास को लेकर होने वाली बेवकूफ़ी भरी नोकझोंक, उसका ये सिद्धांत कि टिकटॉक डांस सिर्फ जेन जेड के मिलन के रीति रिवाज हैं, और फिल्मों की हमारी बढ़ती हुई सूची जिन्हें हम कभी पूरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम बीच में ही एक दूसरे को किस करने लगेंगे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब हम होते हैं तो बात ही कुछ और होती है। कोई सिस्टम मिशन नहीं, कोई पारिवारिक दबाव नहीं, कोई स्कूल का ड्रामा नहीं। बस पीटर और मेडिसन मिलकर अपनी जिंदगी को सुलझा रहे होते हैं। बिल्कुल सही, उसने कहा, फिर एक पल के लिए चुप हो गई। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हमेशा। पीटर, तुम असल में क्या चाहते हो? मतलब, इन सब अलौकिक चीज़ों और अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के अलावा, तुम क्या चाहते हो? डॉट डॉट डॉट। वाह, ये सवाल सुनकर मैं चौंक गया क्योंकि इससे पहले मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था। न मेरे परिवार ने, न मेरे शिक्षकों ने, और न ही मैंने खुद से। हमेशा यही सवाल जीवनयापन के बारे में होता था, अगले दिन, सप्ताह या महीने को किसी तरह गुजारने के बारे में। सच कहूँ तो, मैंने जवाब देने में थोड़ा समय लेते हुए कहा, मैं कुछ मायने रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अस्तित्व में रहने के बजाय बदलाव लाने वाली इंसान बनना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे करीबी लोगों को कभी किसी बात की चिंता न करनी पड़े। मेडिसन इतनी देर तक चुप रही कि मुझे लगा कि वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई है। ये खूबसूरत है, उसने अंत में फुसफुसाते हुए कहा। और डरावना भी। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? जब कोई नहीं देख रहा होता है तो मेडिसन टॉरेस क्या चाहती है? उसने आह भरी, और मुझे महसूस हुआ कि उस अमीर लड़की का कवच थोड़ा टूट रहा है। ये तो हद से ज़्यादा पेचीदा है।
मेरे पास समय है, मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकती, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मानो बोलने से पहले हर शब्द को परख रही हो। लेकिन समय आने पर मुझे पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी जरूर उठानी होगी। इसलिए नहीं कि कोई मुझे मजबूर कर रहा है, बल्कि इसलिए कि। उसकी आवाज़ धीमी हो गई और मुझे महसूस हुआ कि वह भावुक हो रही है। क्योंकि क्या? क्योंकि यह हमारे परिवार का पीढ़ियों से चला आ रहा व्यवसाय है, पीटर। हम कम से कम 200 सालों से रियल एस्टेट के कारोबार में हैं। मतलब, टॉरस परिवार के सदस्यों ने 2 सदियों से इस साम्राज्य का निर्माण किया है। मेरे दिमाग में बातें जुड़ने लगी और मेरा सिर चकरा गया। 200 साल, मेडिसन, इसका मतलब है? हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा। इस शहर की हर बड़ी इमारत, कैलिफोर्निया की आधी व्यावसायिक संपत्ति, पश्चिमी तट पर अधिकांश आलीशान विकास। हमने सचमुच इस जगह का निर्माण किया है। जो कुछ वह मुझे बता रही थी, उसका असर मुझ पर किसी मालगाड़ी की तरह पड़ा। मैं किसी अमीर लड़की को डेट नहीं कर रहा था, मैं एक ऐसे रियल एस्टेट साम्राज्य की वारिस को डेट कर रहा था, जो असल में कैलिफोर्निया का मालिक था। परिवार में इतना ड्रामा चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते, उसने झुंझलाहट से भरी आवाज में कहा। पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली दौलत लोगों में सबसे बुरी बातें सामने लाती है। मेरा पूरा परिवार लगातार साजिशें रचता रहता है, इस बात पर लड़ता रहता है कि मेरे माता पिता के रिटायर होने या मरने के बाद किसे क्या मिलेगा। चचेरे भाई बहन, चाची, मामा, सब गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं। और तुम ही उत्तराधिकारी हो, मैंने कहा। आखिरकार मुझे उस पर पड़ने वाले दबाव का एहसास हो गया था। मेरे माता पिता का कोई बेटा नहीं था, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में मुझे सालों से चली आ रही लैंगिक भेदभाव की बकवास सुनाई दी। इसलिए 2 सदियों पुरानी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे कुछ रिश्तेदार सोचते हैं कि एक महिला इसे संभाल नहीं सकती। कुछ सोचते हैं कि मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत बिगड़ी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा स्त्री जैसी हूँ। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ और कस ली। भाड़ में जाएं वे सब, उसने पलकें झपकाईं। क्या? भाड़ में जाएं वो सब? मेडिसन, लोगों और परिस्थितियों को समझने के मामले में तुम मेरी जान पहचान की सबसे समझदार इंसान हो। तुम शायद 5 साल की उम्र से ही सामाजिक राजनीति को संभाल रही हो। व्यापार तो बस पैसे से जुड़ी सामाजिक राजनीति ही है। वह हंसी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह आंसू रोकने की कोशिश कर रही हो। वास्तव में, ये कहने का बहुत अच्छा तरीका है, मैंने आगे कहा। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उन पुराने ख्यालों वाले परिवार के सदस्यों में से किसी के पास नहीं है। यह क्या है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया असल में कैसे काम करती है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, युवा लोग क्या चाहते हैं? वे अभी भी 1950 के दशक की तरह सोच रहे हैं। भगवान, आप सही कह रहे हैं, उसने थोड़ा उठकर मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरे पिताजी को अभी भी लगता है कि वेबसाइटें एक फैशन मात्र हैं। देखा, तुम उस पूरे उद्योग में क्रांति लाने वाले हो। मेडिसन फिर से शांत हो गई, लेकिन इस बार यह अलग महसूस हुआ। उदासी की जगह आशा भरी चुप्पी छाई हुई थी। मैं सिर्फ एक बिगड़ी हुई राजकुमारी नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है कि सब मुझे इसी नज़र से देखते हैं, लेकिन असल में मुझे चीज़ों की परवाह है। मैं किफ़ायती मकान बनाना चाहती हूँ, न कि सिर्फ अमीरों के लिए आलीशान अपार्टमेंट। मैं गरीब इलाकों को तबाह किए बिना उन्हें फिर से जीवंत करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में जो जोश था, वैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यह अमीर लड़की होने का अपराधबोध नहीं था, यह सचमुच चीज़ों को बेहतर बनाने की सच्ची लगन थी। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने के बजाय लोगों की मदद करने में करना चाहती हूँ। लेकिन अगर मेरा परिवार मुझे सिर्फ एक नासमझ औरत समझे जिसे किस्मत से अच्छी किस्मत मिल गई है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मेडिसन, मैंने उसकी ड्राइववे में गाड़ी पार्क करते हुए कहा और उस घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी जो सचमुच किसी महल जैसा दिखता था। क्या तुम मुझे तुम्हारी मदद करने दोगी? जिस भी तरह से तुम्हें ज़रूरत हो। उसने मेरी ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों में अनसुने आंसू चमक रहे थे। तुम्हें मुझसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, पीटर। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीधे सादे शब्दों में कहा, मैं करना चाहता हूँ। आपको जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। विटामिन B12 की कमी का प्राकृतिक इलाज। पीड़ितों के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। कुछ कहने के बजाय मेडिसन ने बस सिर हिलाया और अपना चेहरा मेरे कंधे पर छिपा लिया। मैं महसूस कर सकती थी कि वह धीरे धीरे रो रही है, और मुझे एहसास हुआ कि शायद ये पहली बार था जब किसी ने उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की अपेक्षा करने के बजाय उसके सपनों को साकार करने में उसका साथ दिया था। हम कुछ और मिनटों तक उसके घर के सामने वाली सड़क पर एक दूसरे को पकड़े बैठे रहे, जबकि गाड़ी का इंजन धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उसके घर की विशाल खिड़कियों से मैं नौकरानी को इधर उधर घूमते हुए देख सकता था। शायद वह मेडिसन के लौटने की तैयारी कर रही थी। अंदर जाने के लिए तैयार हो, मेरी जान? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, उसने मेरी कमीज पर सिर रखकर फुसफुसाया। लेकिन मैं नहीं चाहती कि यह बातचीत खत्म हो। इसका अंत होना जरूरी नहीं है।
हमारे पास इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए समय है। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हाउसकीपर मारिया, अगर मुझे मेडिसन के एक अनौपचारिक नाम के जिक्र से सही याद है, लॉबी में हमारा इंतजार कर रही थी। धूप से दमकती त्वचा, लहराते काले बाल जो एक ढीले से जूड़े में बंधे थे, और ऊंची कमर वाली जीन्स में टक फिटेड ब्लाउज, वह लगभग 30 साल की लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी आम गृहिणी को भी रैंप पर चलने के लिए तैयार दिखाया हो। अगर आप मुझसे कहते कि वह किसी लग्जरी क्लीनिंग ब्रांड के लिए मॉडलिंग भी करती है, तो मैं आपकी बात मान लेता। मैं तो सदस्यता ले लूंगा। लेकिन उनकी ऊर्जा में कुछ ऐसा था जो घूरने की प्रवृत्ति को शुरू होने से पहले ही रोक देता था। शांत, दृढ़, ऐसी महिला जो एक हाथ में रोते हुए बच्चे को और दूसरे हाथ में खाना परोसते समय भी बिना पसीना बहाए या मुस्कुराए बिना सब कुछ संभाल सकती थी। सेनोरिटा मेडिसन, उन्होंने मधुर लहजे और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। उनका स्वर सम्मानजनक था लेकिन कठोर नहीं। घर में आपका स्वागत है। मेडिसन की आंखें चमक उठीं। हाय मारिया, देर हो गई, इसके लिए सॉरी। पीटर, मैं मारिया हूँ। इसने ही तो मुझे पाला पोसा है। मारिया ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जो जिज्ञासा और सुरक्षात्मक बड़ी बहन के भावों के बीच कहीं थी, जो 5 सेकंड में ही तुम्हारी झूठी बातों को समझ सकती है। शत्रुतापूर्ण नहीं, बस सचेत, मानो उसे किशोरों के बीच होने वाले झगड़ों की बू पहले ही आ रही हो। तुम पीटर ही होगे, उसने कहा। उसकी निगाहें एक पल के लिए मेरी निगाहों से मिलीं। ये शरारत भरा नहीं था, बल्कि जैसे किसी चीज़ का आकलन कर रही हो। मैंने आपके बारे में सुना है। उम्मीद है कि बुरी बातें नहीं होंगी। मैंने उसे अत्यंत सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया, जिस तरह का अभिवादन मैं आमतौर पर न्यायाधीशों, ग्राहकों और उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाली डरावनी महिलाओं के लिए ही करता था। आपसे मिलकर अच्छा लगा मारिया। आह प्रेमी, मारिया ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ठीक उसी तरह जैसे माँ और माँ जैसी शख्सियतें ही देख सकती हैं। मेडिसन तुम्हारे बारे में लगातार बात करती रहती है। उम्मीद है सब अच्छी बातें होंगी, मैंने कहा, और मारिया हंस पड़ी। ज्यादातर अच्छी बातें, उसने आंख मारते हुए कहा, जिससे मेडिसन शर्मा गई। मारिया, मेडिसन ने विरोध किया, लेकिन वह हंसने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं तो बस मजाक कर रही थी मेरी प्यारी बेटी, मारिया ने धीरे से कहा। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगता है। मेडिसन और मारिया के बीच सच्चा स्नेह स्पष्ट था, और मुझे एहसास हुआ कि यह महिला शायद मेडिसन के लिए उसके असली माता पिता की तुलना में अधिक अभिभावक की भूमिका निभा रही थी, जो हमेशा व्यापार के सिलसिले में यात्रा करते रहते थे। वह फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में पहले से ज्यादा गर्माहट थी। मानो मैंने पहली परीक्षा पास कर ली हो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैंने अरोज कोन पोलो बनाया है। यह अभी भी गर्मा गर्म है। हे भगवान, मैं तो लगभग वहीं पर शादी का प्रस्ताव रखने ही वाली थी। मैंने कहा, धन्यवाद, और मैंने यह बात दिल से कही थी। शुभ रात्रि श्रीमती मेडिसन, मारिया ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। आपके माता पिता ने फ़ोन किया था, वे मंगलवार तक सैन फ्रांसिस्को में रहेंगे। धन्यवाद मारिया, मेडिसन ने जवाब दिया, फिर मेरी ओर मुड़ी। मेरे माता पिता हमेशा व्यापार के सिलसिले में यात्रा करते रहते हैं। मुझे इसकी आदत हो गई है। उसने जिस तरह से ये बात कही, वो देखने में तो सहज लग रही थी, लेकिन मुझे उसमें छिपी उदासी साफ सुनाई दे रही थी। एक आलीशान घर में पलना बढ़ना और ज्यादातर रातें अकेले गुजारना, शायद उस गरीबी में पले बड़े होने से कहीं ज्यादा बुरा था, जहां परिवार को आपकी परवाह हो। मैं नहाने और सोने की तैयारी करने जा रही हूँ, मेडिसन ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या तुम मेरे कमरे में इंतजार करना चाहोगे? जरूर, मैंने कहा, और उसके पीछे पीछे उस विशाल सीढ़ी पर चढ़ गया, जिसकी कीमत शायद मेरे पूरे घर से भी ज्यादा थी। मेडिसन का बेडरूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप किसी अमीर लड़की से उम्मीद करते हैं, लेकिन किसी तरह वह घर के बाकी हिस्सों से ज्यादा निजी सा लगता था। दोस्तों की तस्वीरें, ऐसी किताबें जो सचमुच पढ़ी हुई लगती थीं, कुर्सियों पर सजे कपड़े, किसी संग्रहालय की तरह नहीं बल्कि एक आम किशोरी के कमरे की तरह, ऐसी चीजें जो मैंने पहली बार देखने पर नहीं देखी थीं। आराम से बैठो, मेडिसन ने अपनी अलमारी से पजामा निकालते हुए कहा। मैं जल्दी आती हूँ। जब वह नहा रही थी, मैं उसके बिस्तर पर बैठ गया, जो मेरे पूरे बेडरूम से भी बड़ा था, और आज जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश करने लगा। जब सप्ताह शुरू हुआ था, मैं अलौकिक शक्तियों वाला एक गरीब लड़का था। आज रात मैं एक आलीशान बंगले में बैठा था, एक ऐसी लड़की के साथ डेटिंग कर रहा था जो भविष्य में एक रियल एस्टेट साम्राज्य की वारिस बनने वाली थी। मेरे बैंक खाते में $300,000 थे और मेरे फ़ोन पर मुनाफे वाले सौदे चल रहे थे। जिंदगी कभी कभी वाकई बहुत तेजी से बदल जाती है। मेडिसन बाथरूम से रेशमी पजामा पहने बाहर निकली, जिसकी कीमत शायद मेरी कार से भी ज्यादा थी। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर मेकअप नहीं था। इस हालत में वह ज्यादा जवान और नाजुक लग रही थी। मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और मैंने यह बात पूरी ईमानदारी से कही थी। चुप रहो, उसने कहा, लेकिन बिस्तर पर चढ़ते समय वह मुस्कुरा रही थी।
इधर आओ। मैंने अपने जूते उतारे और उसके बगल में लेट गया, उसे अपने करीब खींच लिया ताकि उसका सिर मेरी छाती पर टिक जाए। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय हमारी सांसों की आवाज़ और नीचे दूर से आती शहर की गाड़ियों की हल्की आवाज़ के। पीटर, मेडिसन ने धीरे से कहा। हाँ, मेरे लिए गाओ। मैं हंस पड़ा। क्या तुमने मुझे सुन लिया? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लोरी सुनाकर सुला दो। मेडिसन, मुझे वास्तव में नहीं पता। कृपया, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें इतनी कोमल थीं कि अगर वह मुझसे विनम्रता से पूछे तो शायद मैं बैंक लूटने के लिए भी तैयार हो जाऊं। असल बात यह है कि सिस्टम ने लगभग हर तरह का कौशल डाउनलोड कर लिया था, जिसमें संगीत की वो क्षमताएं भी शामिल थीं जो मेरे पास पहले कभी नहीं थीं। मैं शायद कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकता था, किसी भी शैली में गा सकता था, और अगर चाहूं तो सिम्फनी भी रच सकता था। मैंने पूछा, आप मुझसे क्या गाने को कह रहे हैं? कुछ भी, कोई नर्म चीज़। मैंने एक पल सोचा, फिर अपनी गहरी याददाश्त से निकली एक धुन गुनगुनाने लगी। वह मधुर, सुकून देने वाली धुन थी, ऐसी धुन जो ठंडी रात में गर्म कंबल की तरह महसूस होती है। जब मैंने कुछ शब्द जोड़ना शुरू किया, कुछ ऐसा जो अप्रत्याशित स्थानों में घर ढूंढने के बारे में था, उस प्यार के बारे में जो सब कुछ बदल देता है, तो मेडिसन की आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान पीटर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी आवाज़ तो कमाल की है। मैं गाता रहा, उसके बालों को सहलाता रहा, और वो मेरे सीने से और भी सट गई। शब्द अपने आप निकलते गए, मानो पूरी जिंदगी गाए जाने का इंतजार कर रहे हों। ये उसके बारे में था, हमारे बारे में था, और बनावटीपन से भरी दुनिया में कुछ सच्चा खोजने के बारे में था। जब तक मैंने अपना काम खत्म किया, मेडिसन लगभग सो चुकी थी। उसकी सांसें गहरी और एक समान थीं, जो मेरी कमीज पर महसूस हो रही थीं। ये कहाँ से आया? उसने नींद से भरी भारी आवाज़ में बुदबुदाया। तुम्हारी मेरे जैसी किसी के लिए तड़प से, मैंने धीरे से कहा और उसके सिर पर एक चुंबन दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने इतनी धीमी आवाज़ में फुसफुसाया कि मैं लगभग सुन ही नहीं पाई। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेडिसन। कुछ ही मिनटों में वह सो गई। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने उसे तब तक थामे रखा जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि वह पूरी तरह सो गई है, फिर धीरे से अपनी बाहों से खुद को अलग किया। जाने से पहले मैंने उसके माथे पर धीरे से चुंबन किया, उसके शैम्पू की खुशबू को महसूस किया और इस पल को हमेशा के लिए संजोने की कोशिश की। मेडिसन टॉरस, एक साम्राज्य की उत्तराधिकारी, मुझसे प्यार करने की बात कहने के बाद मेरी बाहों में शांति से सो रही थी। मैंने मेडिसन के घर के सामने से ही टैक्सी बुला ली, क्योंकि मैं रेंज रोवर स्टार्ट करके उसे जगाना नहीं चाहता था। टैक्सी का इंतजार करते हुए मैंने अपने फ़ोन पर ट्रेडिंग पोजीशन चेक की। अंधेरे में स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरा पेट अंदर से खाली हो गया। जब मैं प्यार में डूबा हुआ था, तब शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। एथेरियम में मेरा निवेश घटकर $50,000 के मुनाफे से घटकर $45,000 रह गया। बीएनबी ने अपना अधिकांश लाभ खो दिया था। एक पल के लिए घबराहट हावी होने लगी, वही जानी पहचानी डर की लहर जो गरीब बच्चों को पैसे खोने से सताती है, जिसे खोना नामुमकिन है। लेकिन फिर मैंने गहरी सांस ली और खुद को याद किया कि मैं अब कौन हूँ। मैं कोई हताश जुआरी नहीं था जो अपने आखिरी कुछ डॉलर लुटा रहा हो। मैं पीटर कार्टर था, जिसके पास बाजार का असाधारण ज्ञान था और निवेश करने के लिए $300,000 थे। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य, अपेक्षित खेल का हिस्सा थे। घबराने के बजाय मैंने अपनी सवारी का इंतजार करते हुए कुछ और पोजीशन खोली। मैंने कुछ ऑल्टकॉइन में गिरावट आने पर खरीदारी की, जिनके बारे में मुझे पता था कि वे सोमवार तक रिकवर हो जाएंगे। मैंने अपने एथेरियम में डिस्काउंट पर और निवेश किया। जब तक टैक्सी आई, मैं वास्तव में उस जगह से आगे निकल चुका था जहां से मैंने शाम की शुरुआत की थी। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो बार बार रियरव्यू मिरर में मेरी तरफ देख रहा था, शायद सोच रहा था कि आधी रात को एक किशोर को हवेली से क्यों ले जाया जा रहा है। लंबी रात थी, उसने पूछा। सबसे बढ़िया किस्म का, मैंने कहा, सीट पर पीछे झुकते हुए और आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए। जब हम खाली सड़कों से होते हुए वापस अपने मोहल्ले की ओर, वास्तविकता की ओर जा रहे थे, तब मैं कल के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। श्रीमती रोड्रिगेज और मेरे द्वारा नियोजित मिशन के बारे में, इस तथ्य के बारे में कि 12 घंटे से भी कम समय में मैं अपनी बढ़ती हुई मुक्त आत्माओं की सूची में एक और महिला को शामिल करने जा रहा था। शिक्षक बनने का मिशन अब अलग, अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता था। ये केवल एसपी हासिल करने या अपनी क्षमताओं को साबित करने के बारे में नहीं था। यह उस व्यक्ति के रूप में विकसित होने के बारे में था जैसा मेडिसन का मानना था कि मैं बन सकता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो मायने रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बदलाव ला सकता है। श्रीमती रोड्रिगेज 4 साल तक ऐसे पति के साथ यौन कुंठित जीवन जीने की हकदार नहीं थी जो उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था। उन्हें ये याद करने का हक था कि चाहा जाना, पूजा जाना और वह सब कुछ पाना कैसा लगता है जिसकी उन्हें कमी महसूस हो रही थी। और मैं ही उसे ये देने वाला था। कल का दिन वाकई शानदार होने वाला था। जब टैक्सी ने मुझे मेरे घर पर छोड़ा, तब तक लगभग रात के 1 बज चुके थे।
बरामदे की बत्ती जल रही थी। माँ हमेशा मुझे देर रात बाहर रहने पर बत्ती जलाकर छोड़ देती थी, लेकिन घर के बाकी हिस्से में अंधेरा था। मेरा परिवार सो रहा था, शायद उस नए जीवन के सपने देख रहा था जिसका मैंने उनसे वादा किया था। मैं चुपचाप अंदर गया। ऊपर जाने से पहले एक बार फिर अपना फ़ोन चेक किया। कारोबार अभी भी चल रहा था, धीरे धीरे मुनाफे की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा होना चाहिए। कल सुबह मैं पीटर कार्टर के रूप में जागूंगा, एक मेधावी छात्र और समर्पित पुत्र। लेकिन कल दोपहर तक मैं श्रीमती इसाबेला रोड्रिगेज को यौन रूप से स्वतंत्र महिलाओं की अपनी सूची में शामिल कर लूंगा और मेरा साम्राज्य पूर्णता के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। मैं मेडिसन के इन शब्दों के बारे में सोचते सोचते सो गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो मेरे लिए मायने रखता था, मुझसे ये शब्द कहे और उनका मतलब भी वही था। और कल मैं ये साबित करने वाला था कि मैं इन शब्दों के लायक हूँ। मैं आर्थिक तंगी और पछतावे से भरे स्वाद वाली इंस्टेंट कॉफ़ी की आम आवाज़ों के साथ नहीं जागा। नहीं, मैं सचमुच बेकन के तलने की आवाज़ और ऐसी कॉफ़ी के साथ जागा जिसकी गंध किसी पेट्रोल पंप के बाथरूम जैसी नहीं थी। आखिर हो क्या रहा है? मेरे परिवार के हंसने की आवाज़ ऊपर से आ रही थी, और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं मरकर किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं जहां हम इतने कंगाल नहीं हैं। क्योंकि मेरा परिवार हंस रहा है एक साथ, और पहले किसी ने बिलों के बारे में रोना शुरू नहीं किया। ये तो मार्वल की किसी काल्पनिक दुनिया की बात है। मैं नींद से भरी आंखों को मलते हुए लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा, यह उम्मीद करते हुए कि यह सब इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पोर्न देखने से आया हुआ कोई बुखार का सपना होगा। लेकिन नहीं, माँ वास्तव में खाना बनाते समय गुनगुना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने अपने शरीर में ले लिया हो जिसने 16 साल तक किराया और भोजन के बीच चुनाव करने का बोझ अपने कंधों पर नहीं ढोया हो। सारा और एम्मा कॉलेज की योजनाओं के बारे में बात कर रही थीं। ये शायद लॉटरी जीतने पर वाली योजनाएं नहीं थीं, बल्कि सचमुच की कॉलेज की योजनाएं थीं। हे भगवान, मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था? ये जानकर बहुत सुकून मिला कि मेरी मदद से वे आगे बढ़ पा रहे हैं। सुप्रभात बेटा, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो उनके हमेशा के मैं अंदर से मरी हुई हूँ लेकिन इसे छिपाने की कोशिश कर रही हूँ वाले भाव से बिल्कुल अलग था। सुप्रभात, मैंने किसी तरह कहा, एक प्लेट उठाते हुए और उसमें अंडे भरते हुए, जो पिछले महीने एक्सपायर हो चुके कार्टन से नहीं निकले थे। ये सब क्या है? आज सुबह मैं किराने का सामान खरीदने गई थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी सहजता थी जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। असली किराने की खरीदारी, बिना कीमतें देखे या हर $1 का हिसाब लगाए, जैसा कि आपने हमें बताया था कि हम अब कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से उसने ये बात कही जैसे उसने आग की खोज कर ली हो, उससे मुझे एहसास हुआ कि हम अनजाने में ही कितनी गहरी मुसीबत में डूब रहे थे। ये महिला हमारे खाने के लिए अपना खाना बचा बचा कर खा रही थी, और अब वो किराने के बजट को लेकर हंगर गेम्स खेलने वाले किसी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह नाश्ता बना रही थी। मैंने ब्रांडेड सीरियल खरीदा है, एम्मा ने घोषणा की, और फ्रॉस्टेड फ्लेक्स को ऐसे दिखाया जैसे वह कोई अनमोल रत्न हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था, और इसका स्वाद तो लाजवाब है। मेरी बहन को अनाज खाते हुए धार्मिक अनुभव हो रहा है। हे भगवान, भाषा, माँ ने अनायास ही कहा, लेकिन वह हंस रही थी। सचमुच हंस रही थी, वह थकी हुई बनावटी हंसी नहीं जो वह अक्सर हमें खुश करने की कोशिश करने पर देती थी। सारा अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रही थी और उसके चेहरे पर मैंने ऐसा भाव पहले कभी नहीं देखा था, शुद्ध उत्साह, उस सावधानी भरी उम्मीद की जगह जो वह आमतौर पर निराशा से बचने के लिए कवच की तरह पहनती थी। पीट, मैं कल तुम्हारे सुझाव के अनुसार UCLA के मनोविज्ञान कार्यक्रम को देख रही हूँ, उसने अपनी स्क्रीन मेरी ओर घुमाते हुए कहा। मैं छात्रवृत्ति की चिंता किए बिना अभी अर्ली डिसीजन के लिए आवेदन कर सकती हूँ। मुझे ऐसा झटका लगा जैसे किसी बुरे दिन में द रॉक ने मुझे उठाकर पटक दिया हो। मेरी बहन मेरे कमाए हुए पैसों के सहारे अपना भविष्य संवार रही थी, और उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद देखकर, वास्तविक ठोस उम्मीद, न कि वो सपने जो शायद कभी चमत्कार होते हों तो जैसे होते हैं, हर जोखिम उठाना सार्थक हो गया। वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई हीरो हूँ। धिक्कार है, मेरे खुशहाल परिवार का सुख। मैंने कहा, जहाँ चाहो वहाँ आवेदन करो, और कोशिश की कि मेरी आवाज़ कॉनहेस की तरह लड़खड़ा न जाए जब कमेंट्स में उसे ट्रोल किया जाता है। पैसा अब कोई समस्या नहीं होगी। माँ मुझे पैनी निगाहों से देख रही थी, मानो वह ये समझने की कोशिश कर रही हो कि कैसे उसका निकम्मा बेटा अचानक परिवार का आर्थिक सहारा बन गया। उसे पता था कि कुछ बुनियादी बदलाव हुआ है, लेकिन वह उस रहस्य को सुलझा नहीं पा रही थी। अच्छा, कुछ रहस्य सच से बेहतर होते हैं। तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है बेटा? उसने सावधानी से पूछा, मानो उसे डर हो कि जवाब इस नई वास्तविकता को चकनाचूर कर देगा और हमें वापस रामेन नूडल्स और प्रार्थना के हवाले कर देगा। मैंने अपना फ़ोन निकाला और देखा।
बाजार सप्ताहांत के स्थिरीकरण मोड में थे, शनिवार की कम अस्थिरता की ओर बढ़ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई दोस्त पार्टियों में ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लेता है, अप्रत्याशित, लेकिन अगर आप उनके पैटर्न को जानते हैं तो संभालने योग्य। मेरे शेयरों में $52,000 का लाभ था, जो कल के $55,000 के उच्चतम स्तर से कम था, लेकिन फिर भी अविश्वसनीय था। अस्थिरता मेडिसिन की तरह है, सुंदर, खतरनाक, और आपको या तो भगवान बना सकती है या आपके पूरे अस्तित्व को नष्ट कर सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके मिजाज को संभालना जानते हैं या नहीं। वे ठीक हैं, माँ, मैंने अपना फ़ोन बंद करते हुए कहा, इससे पहले कि वह ऐसे आंकड़े देख पाती जिनसे उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता। उसकी आंखों में जिज्ञासा की आग जल रही थी, मानो वह मेरे फ़ोन को टेलीपैथिकली हैक करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं उसे यह बताने वाला नहीं था कि मैंने रातों रात $3,000 खो दिए। वह हिसाब लगाने लगती कि उस पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है, 2 महीने का राशन, लड़कियों के लिए नए कपड़े, और कार से आ रही उस अजीब सी आवाज़ को ठीक करवाना जो ऐसा लग रहा था जैसे कार धीरे धीरे खराब हो रही हो। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, माँ, लेकिन कुछ रहस्य सच्चाई के खुलासे से बेहतर होते हैं। परिवार का माहौल रातों रात बदल गया था। हम पहले जैसे ही थे, लेकिन आर्थिक तनाव का वो निरंतर दबाव, वो शोर जो मेरी पूरी जिंदगी का हिस्सा रहा था, यानी हम इसे खरीद नहीं सकते, अब गायब हो गया था। सारा और एम्मा अब रोज़मर्रा की जिंदगी गुजारने के बजाय योजनाएं बना रही थीं। माँ बासी सामग्री से चमत्कार करने के बजाय असली खाना बना रही थीं। अपने जीवन में पहली बार हम सीमाओं के बजाय संभावनाओं के बारे में बात कर रहे थे। पैसा असल में यही खरीदता है, सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि उम्मीद भी। सुबह 11 बजे तक मैंने कहा कि मुझे कुछ काम निपटाना है और मुझे जाना होगा। माँ ने मुश्किल से ही अखबार से नज़रें उठाईं, जिसे वह पढ़ रही थी। वह मुफ्त स्थानीय विज्ञापनों वाला अखबार नहीं था जिसमें ज़्यादातर कूपन और निराशा की खबरें होती थीं, बल्कि सुबह की खबरों का एक असली सब्सक्रिप्शन था। ध्यान रखना, बेटा, उसने कहा और मेरे माथे पर एक चुंबन दिया, जो अब अलग सा महसूस हो रहा था। चिंता की जगह कृतज्ञता का भाव था। और धन्यवाद, किस लिए? सब कुछ बदलने के लिए। कोई दबाव नहीं है। मेडिसन के बंगले तक टैक्सी की सवारी ने मुझे आने वाले दिन की रणनीति बनाने का समय दिया। श्रीमती रोड्रिगेज शायद अभी घर पर होंगी, यौन कुंठा और अधूरी इच्छाओं से भरे एक और शनिवार से जूझ रही होंगी, जबकि उनके पति ने 30 सेकंड में काम खत्म कर दिया और झपकी ले ली। कुछ ही घंटों में मैं इस स्थिति को हमेशा के लिए बदल दूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी प्रेमिका से मिलना था, क्योंकि अलौकिक कामुक देवताओं को भी सुबह सुबह किसी अमीर घराने की राजकुमारी जैसी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। मारिया ने मुझे अपनी उस गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अंदर आने दिया जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं परिवार का हिस्सा हूं, न कि कोई अनजान गरीब लड़का जो लिंकन हाई स्कूल की सामाजिक पदानुक्रम की सबसे प्रतिष्ठित लड़की के साथ डेटिंग करने की हद से बाहर है। वो अभी भी बिस्तर पर है, मारिया ने एक ऐसी समझदारी भरी नज़र से कहा जिससे लग रहा था कि उसने मेडिसन की सप्ताहांत की दिनचर्या को आम लोगों की हालत खराब करते हुए देखा है। राजकुमारी को सुबहें पसंद नहीं हैं, खासकर सप्ताहांत पर। बेशक वह ऐसा नहीं करती। अमीर लोगों की समस्याओं में दोपहर से पहले होश में आने से एलर्जी होना भी शामिल है। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।